गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पारस, जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इशिका, सौम्या, गुड मॉर्निंग प्रवीण, देव, कैसे हो भाई? नितिन, सूफियान, गुड मॉर्निंग। शालू, बादल, अनुराग, कृष, आदित्य, शिवम, प्रिंस, वानिका, गुड मॉर्निंग। समीक्षा, गुड मॉर्निंग। भूमिका, अंजलि, वैभव, अयान, सुधांशु, गुड मॉर्निंग। आशुतोष, अजीत, आर्यन, गुड मॉर्निंग। मयंक, दीपक, कैसे हो भाई? शिवम, बिपिन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? तनीषा, गुड मॉर्निंग। सुमित, जैगुआर, गुड मॉर्निंग। सौम्यदीप, कैसे हो? आदित्य, अनुपम, अनुषा, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। यश अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या चल रहा है और जिंदगी कैसी गुजर रही? चलिए जल्दी से बता दीजिए। अ, हमें पता है लेकिन आप फिर भी बता दीजिए। ऐसा हमें पता है कि क्या चल रहा है, कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, नाम यार वही है सारे बच्चों का। सानवी, गुड मॉर्निंग। सुरजीत, कुंदन, अखिलेश, विनय, उत्कर्ष, प्रगति, खुशी, मोहित, लकी, मनीषा, वही है जहरा। असल में जब अब लग रहा है कुछ बच्चे जो है ऑन जो लाइव क्लास है वो कम करते हैं, है ना, और रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं चुप चुपके से, धीरे से। लेकिन देखो ऐसा है कि हम तो यही बोलेंगे कि क्लास कोई भी करो, लेकिन करो, है ना, क्लास कोई भी करो करो, लेकिन लाइव क्लास का अपना एक थोड़ा सा वो रहता है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है, समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मजे भी आ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो टीचर थोड़ा सा गाना ना सुना रहा है, नाच गाना भी हो रहा है। तो ये लाइव क्लास में थोड़ा सा एक फायदा तो होता है। अब बाकी ये कि जैसा तुम्हें समझ में आए, है ना, आप वैसा करो। हाँ, होमवर्क जो दिया गया था वो टफ था। अच्छा अच्छा, होमवर्क टफ था। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हमने सर पहली बार होमवर्क करने की सोची थी। हमने सोचा सर आपने इतना समझाया है तो पहली बार एक बार होमवर्क करके देख लेते हैं। पता चला सर वो टफ था। तो आज से ही जो है हमने हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई सर, कि हमने सोचा पहली बार होमवर्क करेंगे और उसमें भी आपने होमवर्क टफ दे दिया। तो बहुत बढ़िया। हमें नहीं पता होमवर्क क्या दिया गया था, अभी देख लेते, एक दो सवाल करके देखेंगे। बट एक्चुअली जो कल का डिस्कशन था वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए थे, जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। किसी आइडियल सोल्यूशन का डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है, और उस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जिस तरह से आप ये हरकत करते रहते हैं तो कभी ना कभी आपको वो एक प्योर लिक्विड अलग मिल जाता है जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना। इस बात को भी हम बात करके देख सकते हैं, हम प्रूव करके देख सकते हैं। तो ये कहते यही है कि अगर आप किसी डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करें तो उस डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगर आइडियल सोल्यूशन, तो उस डिस्टिलेशन प्रोसेस में आपको एक दूसरे बर्तन, तीसरे बर्तन, चौथे बर्तन, पांचवें बर्तन, छठे बर्तन में जाते 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 आपको किसी ना किसी बर्तन में प्योर लिक्विड मिल जाएगा। लेकिन वो प्योर लिक्विड ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है। वो होगा कौन सा सर? वो प्योर लिक्विड होगा जिसका जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। और ज्यादा वॉलेटाइल कौन होता है सर? ज्यादा वॉलेटाइल या ज्यादा उड़ने वाला वो होता है जिसका किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा होता है। तभी तो भाई, दो लोग हैं, दोनों लोग सेम टेंपरेचर पर हैं, ये ज्यादा उड़ता है तो इसका मतलब ये ज्यादा वॉलेटाइल है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो यानी दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करते हैं और आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं तो इस आइडियल सोल्यूशन को डिस्टिलेशन करके आप इसमें से एक प्योर लिक्विड को अलग कर सकते हैं दूसरे लिक्विड से। और लिक्विड जो आपको आखिरी कंटेनर के अंदर मिलता है वो लिक्विड होता है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तुमने देखा था वो उड़ेगा, यहां दो ए थे, ऊपर 3 ए आ गए, वो 3 ए नीचे चले गए, फिर ऊपर 4 ए आ गए, फिर वो 4 ए नीचे आ गए, ऊपर 5 ए आ गए, 6 ए आ गए, 7 ए आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने ए को अज्यूम किया था कि वो ज्यादा वॉलेटाइल। अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल होता तो ऊपर बी ज्यादा आते आते 2 बी, 3 बी, 4 बी, 6 बी, और आखिरी वाले बर्तन में या आगे जाकर आपको सिर्फ बी ही बी नजर आता। दैट वॉज डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर? अच्छा, आज आपकी बुक आने वाली। अच्छा, नहीं, बुक तो हमने पहले हो गए 10-15 दिन, 20 दिन हो गए। और बड़ी अच्छी बात है, तुम लोगों ने बड़ा प्यार दिया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्योंकि पिछले जब से मैंने उसको लॉन्च किया है तब से ऑलमोस्ट उसके दूसरे तीसरे दिन से ही वो बेस्ट सेलर चल रही है, और आज तक वो बेस्ट सेलर ही है। मुझे समझ में नहीं आता बाकी किताबें बिकती नहीं है क्या। ऐसी मजाक कर रहे हैं। अब बेस्ट सेलर कैसे हो सकता है यार, लेकिन पता नहीं डालते हैं लोग। तो वो
जो लोग भी कर रहे हैं, जो कल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो केस ऑफ इवापोरेशन का था, वो एडवांस लेवल का। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कल एक अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट थे। आप समझ रहे हैं, मेंस लेवल पर एक थ्योरेटिकल डिस्कशन किया जा सकता है इस टॉपिक पर जो अभी हमने बोला था। एडवांस लेवल पर न्यूमेरिकली डिस्कस किया जा सकता है इसके ऊपर, ठीक। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो केस ऑफ इवापोरेशन का था। मेंस लेवल पर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी किया जा सकता है, न्यूमेरिकल डिस्कशन भी किया जा सकता है, लेकिन वो सारे पार्ट्स एक साथ नहीं पूछेगा। तो पता है ना, मेंस में छोटे सवाल आते हैं तो कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा कि जब पहली बूंद बनी, तो समझ रहे बात को। तो मैं तुम्हें आज वो वाला जो सवाल कल करने के लिए दिया गया था, ये केस ऑफ इवापोरेशन का, उसको एक बार करके दिखाऊंगा, फिर फटाफट केस ऑफ कंडेंसेशन भी तुम्हारे सामने रख दूंगा, उसके ऊपर भी सवाल तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। कल आज घर में जाके उसको फिर से ट्राई करना। सर एक बार डाउट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सर आज रात में तो हम सो ही हैं, आपको पता है सर, सोने से हमें डाउट आते हैं सर। न जाने ऐसा क्या होता है कि सोने से हमें डाउट आते हैं और वो डाउट्स हमें डिस्कस करने। सर पढ़ते तो हम है ही नहीं सर, पढ़ते अगर हम होते तो पढ़ते वक्त डाउट आते सर, हमें पढ़ते वक्त कोई डाउट नहीं आता। हम जब सो जाते हैं सर, उस टाइम पर हमारे अंदर डाउट्स आते हैं सर कि कैसे हो रहा होगा सर, वहां क्या हो रहा होगा सर, उस दुनिया के उस कोने पे क्या मचा पड़ा है सर, दुनिया के उस कोने पे क्या चल रहा होगा सर, खाना कैसे बनाएंगे सर, खाने में हमें पसंद क्या है सर, कल क्या बनवाया जाए सर, बनाए। तो सर हमें इस तरह के कुछ डाउट्स आते हैं, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं वो डाउट्स, आप सब गौर से देखेंगे। रिसेंटली डाउट्स की बात कर सकते हैं, ये देखिए सर, रिसेंट डाउट, लव यू सर। वही सोने वाले डाउट्स हैं ये सारे, समझ रहे बात को। लव यू सर, हेलो सर जी, हेलो, मुझे लल्लू बोल दो, मनन लल्लू हो। इजी नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर, बहुत बढ़िया किए। हाँ, इजी नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा, इजी नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर चैप्टर के 100 से ज्यादा सवाल, यानी कुल मिला के 1200 से ज्यादा सवाल बनाए हैं उसके अंदर, जिसमें पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ वो सवाल जो हम क्लास में भी करते हैं, कुछ और सवाल करने को मिल जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके सोल्यूशंस को क्यूआर कोड पे दे रखा है, क्योंकि फिर बुक बहुत मोटी बन जाती, पैसे और बढ़ जाते बुक के, तो खरीदना मुश्किल हो जाता बच्चों के लिए। तो इसलिए कुछ सवालों के सोल्यूशंस क्यूआर कोड में है, आप स्कैन करिए मोबाइल पे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ सवाल ऐसे भी है, ठीक, तो आप जो है देख सकते हैं। सर आज आरबीएसई का रिजल्ट आ रहा है, ऑल द बेस्ट समीक्षा, ऑल द बेस्ट सर, आप बहुत मस्त। यार हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैंने आपकी बुक मांगी है, मांगने से नहीं होगा दोस्त, ये खरीदनी पड़ेगी। मांगने से थोड़ा कोई देगा तुम्हें, हमें हमारी बुक मांगी है, क्या कह रहे हो सर, मैंने आपकी बुक मंगाई है, मंगाई है, अच्छा। जब मैंने पढ़ा तो अब लग रहा है कि नोट्स पर अब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। कैसे हो सर, बहुत बढ़िया। हम सर, आपकी वॉइस तो लेक्चर नहीं, लोफी म्यूजिक लगती है, ये क्या होता है, सुकून मिलता है, बहुत बढ़िया सर। कल मैंने पीवाईक्यू करने, आपने जो टॉपिक करा अभी तक उसमें 25 पीवाईक्यू किए जेई मेंस के, और सारे पीवाईक्यू बन गए। मोनू बहुत बढ़िया, सारे पीवाईक्यू कर डाले तुमने, बहुत खूबसूरत सर। पहले तो बहुत कंफ्यूजन होती थी वाई ए वाई बी में, हमने अच्छा क्लियर कर दिया, थैंक यू बेटा। ये हमारे सारे डाउट्स, आपका बुक लेना जरूरी है क्या, अनामिका कुमारी, ऐसा कभी नहीं कहेंगे हम, कोई भी नहीं कहेगा यार, समझो बात को। ये तो ऐसा हो गया जैसे गुंडागर्दी चल रही है, समझो बात को। नहीं नहीं, हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये बोला था नोट्स आपको क्लास में अगर आप रह रहे हैं तो आप बना रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है तो आप उन नोट्स से भी देख सकते हैं। कुछ सवालों की प्रैक्टिस, कुछ और सवाल, कुछ पीवाईक्यूज उसमें और डाले गए हैं, तो आपको एक रिटन फॉर्मेट में बढ़िया साफ सुथरा लाल पीला खूबसूरत बातें, है ना, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो सब हमने अलग अलग कलर से, अलग अलग जगह से, आप मतलब समझ, आप उसको फील कर सकते हैं। क्योंकि वो जैसे एक आध बच्चों का ये जो फीडबैक है वो ये है कि सर वो तो क्लास के नोट्स जैसा ही लगता है। तो मैंने तो यही बोला है, वो बुक तो मैंने कभी भी नहीं बोली, मैंने तो हमेशा ये बोला वो मेरे अपने क्लास नोट्स हैं, जो इतने सालों से मैंने इकट्ठा किया, वो मैंने उन नोट्स में डाला, जो तुम्हें भी कराता ही रहता हूं, है ना, समझ रहे बात को। लेकिन ये कि वो एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स के फॉन्ट्स में, उनके अंदर वो सारी बातें खूबसूरत तरीके से, समझ रहे बात को, तो वो एक अलग फील है। आवाज में दम है, अच्छा है, पूरा कुछ लिखा था क्या सर, आवाज में दम है, बाल भी बड़े हैं, परफेक्ट हैं, आप बाजू दिखा दीजिए, एक बार बाजू दिखा दीजिए। तो यार तुम लोग हमें पता नहीं क्यों शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे हो बे, तुम लोग पता नहीं क्या चक्कर में हो, हम समझ नहीं पा रहे भाई। ये तो बैच वैच जल्दी खत्म करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं। तो खैर, तो यहाँ पर हे कुमार नहीं है इसमें, ठीक। तो अब डाउट्स खत्म हो गए, कॉमन डाउट्स भी खत्म हो गए, सारे डाउट्स खत्म हो गए। अब आप काम शुरू करते हैं, ठीक है ये, चलिए तो इसको बंद करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। काम की बात यह है कि कल जो है कुछ होमवर्क दिया गया था। देखो मैं सारे सवाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं ही चाह रहा हूं तुम करना। उसमें से एक सवाल ऐसा था जो मुझे टफ लगता है, वो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक। वो उसको छोड़ के बाकी सवालों में तुम्हें माथा फोड़ना चाहिए। क्यों नहीं कर पाएंगे सर, ये वाला सवाल देख लीजिए आप।
क्यों नहीं कर पाएंगे सर? इसमें ऐसा क्या है? हम नहीं करेंगे, हम सॉल्व थोड़ी ना करेंगे सवाल को। इसका आंसर मैं तुम्हें दे सकता था। चलिए यार, आंसर क्या है अपना खुद निकालो ना। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स इज 350। दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया है, टोटल प्रेशर दे रखा है, तो ये तो कर सकते हो। दो लिक्विड्स को अगर मिक्स किया गया है तो टोटल प्रेशर हम निकाल लें। तो अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एक काम किया गया। और दूसरा क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सर? दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रखी है कि यानी सबसे पहले दो लिक्विड्स को मिक्स करने से टोटल प्रेशर 350, ठीक है। और मोल फ्रैक्शंस जो है वो है 0.7 और 0.3। कितना बड़ा लल्लू आदमी है, जब 0.7 दे दिया था तो दूसरे का 0.3 देने की क्या जरूरत थी? अरे भाई 1 में से माइनस करके दूसरा 0.3 तो हम वैसे भी निकाल सकते थे। फिर वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है अब वो 410 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इफ द मोल फ्रैक्शन आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8। यार इससे ज्यादा मतलब क्या लल्लू अपना है भाई? ये तो सब लोग कर लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर निकालना है, ये जेई पूछ रहा है भाई, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं भाई, ये जेई पूछ रहा है। एक बार का पीटी दे रखा है, दूसरी बार का पीटी दे रखा है, दो इक्वेशंस है, दो अननोन से पी ए नॉट पी बी नॉट, सॉल्व कर लेना। मतलब समझ लो बात को। यानी अगर मान लीजिए पहली इक्वेशन आप बनाते हैं तो पहली इक्वेशन अगर आप बनाते हैं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी सर? अगर आप पहली इक्वेशन बनाते हैं तो पहली इक्वेशन हमारी तैयार होगी 350 इज इक्वल टू पी ए नॉट, मान लेते हैं पी ए नॉट को। और तब जो हमारा मोल फ्रैक्शन है एक का 0.7 है और दूसरे वाले का अपने आप ही मुझे पता चल गया 0.3 है। और फिर दूसरा वाला आदमी कौन सा है? द टोटल प्रेशर बिकम्स 410। टोटल प्रेशर 410 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर वो 410 हो जाएगा, कब हो जाएगा? पी ए नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर उसने बताया हो ना बताया हो, आपको टेम्परेचर सेम मानना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर सेम लेना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? तो पी ए नॉट कांस्टेंट ही रहेगा। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा सर? वो चेंज हो गया 0.2 और दूसरे वाला आदमी का हो गया पीबी नॉट इंटू 0.8। एक बार चेक कर लेना मैंने वैल्यूज गलत तो नहीं रख दी। चेंज टू 0.2, द मोल फ्रैक्शंस आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8। ठीक। तो सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पी ए नॉट और पीबी नॉट निकाल सकते हैं। यार ये अब इस तरह की चीजें के लिए तो यार अब हम हमें माफ करो, तो मतलब हम इस और नहीं सिखा पाएंगे तुम्हें। मतलब हम और नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही हेलमेट ही लगा के बैठेंगे तो हम और नहीं सिखा पाएंगे। मतलब और जैसा कि अभी कुछ बच्चों ने लिखा भी था, एक बच्चे ने बताया भी यहां पर कि सर मैंने पीवाईक्यूज लगाए इस कॉन्सेप्ट पर। ये ट्रेडिशनल सवाल है सॉल्यूशंस के। ट्रेडिशनल सवाल इन द सेंस सर पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट का प्लस पीबी नॉट का, जो कि राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। यानी अंकल के और साहब के जो सवाल हैं वो ट्रेडिशनल सवाल है हमारे इस चैप्टर के, ट्रेडिशनल। सर मॉडर्न सवाल क्या है? मॉडर्न जो सवाल है वो मॉडर्न सवाल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जो अभी हम करने वाले। मेरी बात समझ रहे? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यार ये ट्रेडिशनल कैटेगरी, और ये बाकायदा पूछी जाती है। 50% कंट्रीब्यूशन इस ट्रेडिशनल सवालों का है और 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो मॉडर्न सवालों का है। तो जो 50% कंट्रीब्यूशन है, कम से कम ये तो सीखो यार, जिसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आता है। ये फॉर्मूला जो हमने लगाया ये अंकल का फॉर्मूला हो गया, और इसी के साथ एक वाई वाई बी वाला फॉर्मूला लगाया जो साहब का फॉर्मूला है। आप अंकल और साहब के फॉर्मूले भी याद नहीं कर पाते? बताइए। अरे सीधे फॉर्मूला लगाना होता है कोई अक्ल। और मैंने तो इसके अंदर ट्रेडिशनल सवालों के अंदर कुछ और बातें जोड़ी हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस, चौथे कंटेनर का कॉम्पोजिशन, 50वें कंटेनर का कॉम्पोजिशन, ये कहां लोगों को पता होता भाई? अब वो जो कंटेंट जोड़ा गया है वो एक अलग लेवल का कंटेंट है। वो मेंस एडवांस जिस लेवल पर भी वो डिस्कस करना चाहे उस लेवल पर वो उसको डिस्कस कर सकता है। केस ऑफ इवापोरेशन, केस ऑफ कंडेंसेशन, जिस लेवल पर वो डिस्कस करना चाहे उस लेवल पर वो डिस्कस कर सकता है। क्लियर है? तो ये पहला सवाल। कुछ और भी सवाल दे रखे हैं, ये देखिए। हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं तुम्हें, हम इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। बताइए, हद हो गई। ए और बी का जो वेपर प्रेशर है 50 बार दे दिया उसने कि सर ये पी ए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है। पी ए नॉट पता चल गया, पीबी नॉट पता चल गया, और क्या दे रखा है? लिक्विड मिक्सचर में 0.3 मोल फ्रैक्शन ए का है। यानी पी ए नॉट पता है, पीबी नॉट पता है, का ये पता चल गया। अब और क्या बच्चे की जान लोगे? सब तो पता चल गया, पी ए नॉट पता चल गया, पीबी नॉट पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो सर अब सिर्फ एक ही तो बात बची, वेपर फेज का कंट्रीब्यूशन चाहिए सर। तो वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट इंटू काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख लीजिए क्या दिया है क्या नहीं दिया। सर सब कुछ दे रखा है, सर सब कुछ दे रखा है। आप ध्यान से देखिए, क्या पी ए नॉट दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। ये देखिए ए और बी का, ये 50 पी ए नॉट हो गया, 100 पीबी नॉट हो गया, और ये आ गया मोल फ्रैक्शन का। क्या लोगे बे? ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है भाई, ये निकाल लेना।
तुम्हें वाई चाहिए कि वाई बी, वो और चेक कर लेते हैं सर। हमें चाहिए बी का वेपर फेज में कंट्रीब्यूशन, तो वाई निकाल कर 1 में से माइनस कर देंगे तो बी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहीं पर वाई अपॉन 1 माइनस वाई सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, यानी 50/100। और एक्सए की वैल्यू कितनी है? 0.3, तो 0.3 बाय 0.7, 0.3 बाय 0.7 सर ये आ रहा है। इससे वाई कैलकुलेट कर लेते तो कितना आ जाएगा वाई जरा बताइए सर। ये आ जाएगा, इधर गया जो 14, 3/14, तो इसका मतलब ये हुआ वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/14। यही आ रहा है ना? तो अब अगर इसको सही से लिखें तो क्या आ जाएगा सर? इससे अगर आप वाई निकालना चाहते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/17। ठीक है, अब आपको वाई चाहिए कि वाई बी चाहिए? सर मुझे तो वाई बी चाहिए सर, बी का वेपर फेस का कंट्रीब्यूशन चाहिए वाई बी, तो वो क्या आएगा? 1 में से 3/17 माइनस कर देंगे तो सर ये 14/17 आ जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए सर? 14/17 एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 14 हो गई ना यार। इतनी भी गणित नहीं लगा पाते हो? क्या घटिया सवाल है, एक एक सेकंड के सवाल है, पूछ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सर आप अपने मन से बना के दे देते हैं, तुम चेक कर लेना, हो सकता है डेट गलत हो सकता है ईयर गलत हो, कुछ भी हो सकता है टाइपिंग वाइपिंग में, लेकिन ये पूछा गया सवाल है, ये कन्फर्म। तो जब ये लगातार पूछ रहा है यार, तो फिर क्या झंझट क्या है भाई? सीख लो तो क्या मतलब। अब या तो ये सोच रखा है कि मुझे करना ही नहीं सर, अब बात ही खत्म करिए, तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। अगर करना ही नहीं है फिर तो इतना जोर लगाने की जरूरत ही नहीं ना, समझ रहे हो? हम फिर इसलिए इतना जोर लगा रहे हैं क्योंकि हमने पैसे लिए, सीधी सी बात। हमने पढ़ाने के पैसे लिए, हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन यार तुम इतने बड़े लल्लू हो कि हमें करना ही नहीं है सर, आप इतनी सी। और मैं ये नहीं कहता कि तुम हीरो बन जाओ इस चैप्टर में, बैंड बजा दो दुनिया की, और जो दिल करे पूछ के दिखा दो और हम मास्टर बन ना। हम तो ये कह रहे हैं भाई ऐसा गरीब आदमी है सर, थोड़ा पी ए नॉट पी बी नॉट वगैरह के सवाल देंगे तो कर लेंगे सर। कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर वही गिरे फिरे सवाल है सर, हर साल पूछते हो सर, इस बार भी पूछ लेना सर, बड़ा रहम हो जाएगा सर। पी ए नॉट पी बी नॉट लगा के पूछ लेना सर, बड़ा आसान एहसान हो जाएगा आपका। वो पूछ ही रहा है, तुम्हारे कहने से वो हर बार ही पूछ रहा है, लेकिन बच्चे ही लल्लू है। समझ बात को? वो उनका अलग ही स्टैंडर्ड है, मतलब कि नहीं करना है या फिर हमें नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते, हम पता नहीं क्या क्या दिमाग में घुसा हुआ है। खैर ठीक है। और भी सवाल है ना? और भी सवाल, ये वाला तो खैर अभी तुमने किया ही है, इसको तो हटा ही देता हूं मैं, ये दोबारा दे दिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल, ये देखिए। ये कौन कर पाएगा सर? ये सब सवाल देखने से मतलब देख के छोड़ देगा सर। ये एडवांस लेवल पर ये पैसेज बनाएगा सर, आप समझ रहे हैं? एक पैसेज बनाएगा, पैसेज, जो कि नॉर्मली ये एडवांस पूछ लेता है, हर साल तो नहीं लेकिन पैसेज के सवाल पूछ लेता। तो सर ये पैसेज का सवाल उसने बना दिया सर, ऊपर लिख दिया कॉम्प्रिहेंशन, और ये बकवास चल रही है। आदमी सोचेगा क्या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या कर रहे हो बे? उसको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी, कौन? हमारा वाला क्या कहेगा? कहेगा एक सेकेंड, वेसल 1, वेसल 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 10, लेवल 20, वो समझ जाएगा डिस्टिलेशन हो रहा है। वो ऐसे ही समझ जाएगा डिस्टिलेशन हो रहा है, और जैसे उसको समझ में आएगा डिस्टिलेशन हो रहा है, वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, मैं तो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, उसके बाद मुझसे पूछना जो तुम्हें पूछना है। तो वो कोने में जाएगा, और कोने में जाते ही सबसे पहले धीरे से एक फॉर्मूला लिखेगा, वाई ए अपॉन वाई ए एन इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट रेस टू पावर एन का ये 1 माइनस का ये 1। बस वो कहेगा भाई साहब ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आप पहले बर्तन के लिए कहेंगे तो एन की वैल्यू 1 डाल देंगे, दूसरे बर्तन के लिए कहेंगे तो एन की वैल्यू 2 डाल देंगे। जो अभी तुमने सवाल किया था, ये वाला कहां गया वो सवाल जो अभी तुमने सवाल किया था, वो यही तो फॉर्मूला है। यहां पर एन की वैल्यू क्या डाल दी सर? यहां पर एन की वैल्यू 1 डाल दी है, क्योंकि आपको उसी बर्तन के वेपर फेस की बात करनी है। अगले बर्तन की बात करते तो एन की वैल्यू 2 डाल देते, 3 डाल देते, 4 डाल देते, सब निकाल आएंगे। भाई सर आपने इतना खूबसूरत फॉर्मूला बताया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। लोग सोचते रह जाएंगे सर ये क्या चक्कर है, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर, फोर्थ कंटेनर, ये कैसे निकालेंगे? सर एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया, बात ही खत्म हो गई। समझने बात को? इसका मतलब ये हुआ सर अब हमें कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। सर अब आप जो बर्तन कहेंगे, कह रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर इन वेसल 1, वेसल 1, हमने कहा एन की वैल्यू 1 रख दो, खत्म करो बात को। यानी यहां एन 1 रख दिया तो हमें वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे वाई आ जाए। सॉल्व कर लेंगे। फिर कह रहा है सेकंड कंटेनर के लिए बता लो, सेकंड कंटेनर के लिए एन की वैल्यू 2 डाल देंगे, थर्ड कंटेनर के लिए 3 डाल देंगे, 100वें कंटेनर के लिए 100 डाल देंगे। करना क्या है यार? मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है इसमें। और इसके तो शायद आंसर भी दिए थे मैंने, नहीं दिए थे। कर तो लोगे ना? ये देखो पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखा है,
और मुझे लगता है काइये देना चाहिए था इनको, अगर वो दे रखा ये देखिए 1 मोल 3 मोल ए 1 मोल बी, खत्म हो गया सर। ये काइये है, और ज्यादा हम अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं ऐसे तैसे सर। ये काइये है और ये यहां आ गया आपका काइये। आपने काइये दे रखा है 3 मोल ए यानी 3/4। बस सर, अब मुझको कुछ मत करिए सर, ये है आपका सवाल बस। मुझे इससे मतलब ये सारी बकवास छोड़ दीजिए आप। ये सब बहुत तबियत से मैंने कल 1 घंटा सीखा था सर, इसको भूल जाइए आप। अब आप सर ये 3 बातें दे रखी हैं, मुझको जो कहें वेसल 1 बताइए कैसे करेंगे सर। वेसल 1 का मतलब है पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट, काइये अपॉन 1 माइनस काइये। आ गया वाई वाई भी वेसल 1 का। वाई वेसल 2 सर पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट का स्क्वायर इंटू काइये अपॉन 1 माइनस काइये। आ गया वेसल 2। वेसल 100 पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट का होल पावर 100 काइये अपॉन 1 माइनस काइये। क्या करना क्या है, और मैं तुम्हें एक बार 100 पे लेके चलता हूं। मैं एक बार सॉल्व करता हूं। 70 350 3/4। चलो मैं तीनों पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। किसी वजह से सॉल्व कर रहा हूं मैं। अगर पहले कंटेनर की बात हो रही है तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई 1 इज इक्वल टू कौन था, पीए 700 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 700 अपॉन 350 और यह आ जाएगा 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। यही होता ना। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 और 3/4 अपॉन 1/4, तो ये आ जाएगा 3। तो क्या था ये 2 और 3 6 आ गया सर। यानी वाई अपॉन 1 माइनस वाई 6 आ गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, पहले कंटेनर का वाई 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा 6 7 6/7। सर वाई 1 6/7 आ गया, और अगर आप वाई बी 1 कहते हैं तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1/7 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा सर, अब दूसरी की बात करते हैं। अब तुम ये देख रहे हो कि सर दिस सिस्टम, दिस सोल्यूशन इज, इन दिस सोल्यूशन द ए इज मोर वॉलेटाइल। ए ज्यादा वॉलेटाइल है, देख रहे हैं आप, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, ए ज्यादा वॉलेटाइल है। और इसलिए देखिए सर, पहले कंटेनर के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहे हैं और दूसरे के कम। जब दूसरे बर्तन में निकालेंगे ना तो 6/7 से भी ज्यादा आएगा सर, तीसरे में और ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ रहे, यही तो तुम्हें कल सिखाया ना मैंने, वो प्रूफ करके देख सकते हैं आप। चलिए सेकंड कंटेनर की बात कर लेते हैं। सेकंड कंटेनर में सर ए का फ्रैक्शन और ज्यादा आना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं। YA2 अपॉन 1 माइनस YA2 सेकंड कंटेनर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, PA नॉट अपॉन PB, बल्कि डायरेक्टली लिखते हैं यार, इतनी क्या अंग्रेजी लिख रहे हैं। यह आ जाएगा 700/350 का स्क्वायर, समझ रहे हो। और यहां आ जाएगा 3/4 अपॉन 1/4, यानी इंटू 3 कर लोगे ना। तुम लोगों से बड़ा दिक्कत है यार। 1 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करते तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। अब ये 12 आ रहा है। इससे जरा YA2 निकाल के देखो सर। YA2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/13, एंड 12/13 इज ग्रेटर देन 6/7। सर 6/7 से बड़ा है 12/13। आप समझ रहे हैं। अब तुम्हें गणित का हमें नहीं पता आती है कि नहीं आती, लेकिन 12/13 बड़ा वैल्यू। अब सर ये बड़ी है, तीसरे में और बड़ा, चौथे में और बड़ा। सर जरा 100वें बर्तन पे चलते हैं। चलिए 100वें बर्तन पे चलते हैं, तीसरा पार्ट पे चलते हैं। 100वें बर्तन के लिए क्या होगा, YA100 अपॉन 1 माइनस YA100 इज इक्वल टू 700/350, 700/350 रेस टू पावर 100 है ना। और यहां आ जाएगा वही 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। ये तो वही रहता है ना हमेशा, काई अपॉन 1 माइनस काई। तो वो आ गया 3/4 1/4। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं सर। ये आ जाएगा 2 की पावर 100 इंटू 3, 2 की पावर 100 इंटू 3। अब बताओ क्या करें सर, ये क्या सवाल हो गया सर। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा सर, अब मैं वाई कैसे निकालूंगा सर, मुझे तो वाई चाहिए वाई भी चाहिए। अब आप अपनी अकल भी तो लगा सकते हैं। मेरी अकल ये कहती है कि दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी। समझे बात को, ऑलमोस्ट इंफिनिटी सर। इतनी बड़ी वैल्यू 2 की घात 100, 2 की पावर 100, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32, ये वो सब बवाल हो जाएगा सर। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब नीचे वाला टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस YA100 दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब YA100 दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। क्या सीखा तुमने सर, मैंने ये सीख लिया कि जैसे जैसे ये बदतमीजी होती रहेगी सर, 100वें बर्तन तक पहुंचते पहुंचते A का वेपर फेज का कॉम्पोजिशन 1 हो चुका होगा, यानी सारा का सारा A इकट्ठा हो गया। यही तो सिखाया था कि जो ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है
वो आगे जाने के बाद आपको पूरा का पूरा एक बर्तन में दिखाई देगा जो आपको दिख रहा है। कुछ समझ पा रहे हो सकता है तीसरे पार्ट में बच्चों को ये ना समझ में आया कि सर अब क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताऊं, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी। और अगर ये बहुत तगड़ा है तो इसका मतलब है सर ये टर्म जीरो होना चाहिए, तभी तो इंफिनिटी आता है। गणित जानते हो थोड़ी बहुत, तो सर ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा तो वाई 101 होना चाहिए। यानी सर होते 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 अब आप समझ लीजिए आपके बर्तन में सिर्फ ए ही ए नजर आएगा। एंड दिस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस सर। इसे ही डिस्टिलेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है, आप माने या ना माने सर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आसान था एकदम, है ना? आना चाहिए था सब लोगों को, कर लेना चाहिए था। चलिए और जल्दी से बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे एनसीईआरटी वाले, देखो एनसीईआरटी वाले में तो मैं यही बोलूंगा गुणा भाग है, कैलकुलेशन वो हमेशा ही तगड़ी देते हैं। तो ये एनसीईआरटी वाले सवालों को एक बार करके देख लो। मतलब अब कौन सा करूं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता यार, सही बात बताऊं कि मुझे हैरानी होती है कि तुम लोग किस टाइप के लोग हो यार। अब ये सब सॉल्व करवाओगे तुम हमसे? हम ये नहीं कह रहे एनसीईआरटी सवाल आसान होता है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एनसीईआरटी वालों को इस चीज की जल्दी नहीं है कि बच्चे को 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करना है, इसलिए वो कैलकुलेशंस दे सकते हैं और वो देते भी। तो अब हो सकता है इन सब सवालों में कैलकुलेशन आ जाए। 100 ग्राम ए है जिसका मोलर मास दे रखा है, यानी इसके मोल पता चल गए। वॉज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम लिक्विड बी, इसका भी मोलर मास दे रखा है, इसके भी मोल पता चल गए। यानी ए के मोल तुम्हें कहां समझ में आते हैं? तुम्हें तो मास से मोल निकालने नहीं आते। तुम बात कर रहे हो सर हमें तो आईआईटी कानपुर में जाना है, हमें तो आईआईटी दिल्ली। सर आईआईटी कानपुर ज्यादा अच्छा होता है या आईआईटी दिल्ली सर? है या बॉम्बे सही रहेगा सर? बॉम्बे सही रहेगा? अबे तुम्हें मोल निकालने नहीं आते, तुम बॉम्बे कैलकाटा और ये सब बकवास कर रहे हो। अबे यार समझो बात को, थोड़ा सा जोर मारा करो बे। ये सब कितने सीधे, कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रखा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सवाल कर लूंगा, बस चाहे मैं ना कर पाऊं ऐसी की तैसी। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मुझे समझ में आता। अरे मैं नहीं सर, आप समझ रहे हैं, जमाने से ये काम करवा रहे हैं। अरे जमाने से एक ही काम तो करवा रहे हैं। 2+2 को जमाना भर पढ़ाओगे, 2+2 को अगर पूरे जमाने पढ़ाओगे तो कुछ ज्यादा सीख जाओगे। अरे सर 2+2 को वो बच्चा भी जानता है 4 होता है, और आप भी जानते हैं 4 होता है। यही तुमसे कह रहा हूं। अबे मैं यही चीज जमाने से सिखाऊं या तुम्हें एक बार सीखने को मिल जाए तो तुम हमारे जितना क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हो सकते? हमें समझ में नहीं आता। नहीं सर, लेकिन नहीं हो सकते क्योंकि हमें होना ही नहीं है सर। आप समझ बात को, हमें होना ही नहीं। हम तो सवाल को देखते पहले सूखते हैं सर। सबसे पहले से सवाल को देखा तो सर थोड़ा सा जो है इधर उधर से सब समझ रहे, पानी उड़ गया हमारे अंदर से सर, हम सूख गए बस। अब सर सवाल देखेंगे, मरे मरे सवाल देखेंगे, मरा मरा दिमाग चलेगा, मरा मरा सॉल्व करेंगे, सब सवाल देंगे सर, जब तक कि वहां -1 ना लिख दे कॉपी में एग्जामिनर, तब तक हमें मजा ही नहीं आता सर। क्योंकि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस सवाल का आंसर प्लस में आएगा सर, +4 खत्म, नंबर +4। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये जो कमियां, इन कमियों का कोई इलाज नहीं है यार, समझो बात को। ये तो फिर ऐसे ही है जैसे तुम आए, तुमने अपना खेला कूदा खत्म कर दिया, जैसे अब तक तुमने पूरी जिंदगी गुजारी है वैसे। और ऐसा थोड़ी ना कि हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी आगे जाके खराब हो जाएगी। हो सकता है तुम में से कुछ लोग जो है इस माहौल में हो, ऐसे हालात हों जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करें। होता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर हर कुछ पढ़ाई थोड़ी ना होती है, तमाम तरीके हैं सर, तमाम सोच है, हमारे अंदर अकल है। लेकिन यार जो काम करने के लिए आए वो तो समझ बात को भाई, पर्पस तो यही है यहां पर बैठने का कि भाई हम कुछ सीखें। तो सीख सकते हो, लेकिन वही है। अब इसमें पहले वाले आदमी के 100/140 मोल हो गए, ए है, यानी मोल्स ऑफ ए जो है वो 100 ग्राम लिए गए। अब इसमें कैलकुलेशन है, तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कैलकुलेशन करूंगा। जो बी के मोल्स हैं वो दे रखे हैं, उसका हमने कितना दिया, 1000 ग्राम, 1000, और उसका मोलर मास कितना है, 180। तो सबके मोल पता चल गए। अब जब दोनों लोगों के मोल्स पता चल गए तो इनका मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। यानी अब आप चाहें तो काई ए काई बी जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, Na/Na+Nb। हमसे कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी वाले सवालों में कैलकुलेशन होती है तो होती है, लेकिन इसकी वजह से मैं सवाल गलत कर दूंगा, ये बेवकूफी मैं नहीं करता। समझ में? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, जबकि हमें बी का दे रखा है, बी का वेपर प्रेशर दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इज 500 एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है, जबकि सोल्यूशन का टोटल, अरे यार हद हो गई यार, सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो दे रखा है। तो अगर सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है तो अब मैं ये सवाल आसानी से कर सकता हूं सर। क्या करना होगा सर, टोटल हो गया 475 इज इक्वल टू, हमें ए का ही निकालना है, कैलकुलेट ए, हाँ, तो दैट इज PA0 इनटू काइए की वैल्यू निकल आएगी सर, मोल्स दे रखे, तो काइए की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब काइए हमें पता है,
प्लस पीबी नॉट कहां से आएगा सर? पीबी नॉट आपने 500 दे रखा है, और क्या लेंगे सर? बच्चे की जान लेंगे, और ये आ जाएगा 1 माइनस काई ए, क्योंकि काई भी 1 माइनस काई ए होता। क्या कितने अननोन है इसके अंदर सर? पी ए नॉट, तो पी ए नॉट सॉल्व कर ले, खत्म होगा। क्लियर है? तो ये सारे ऐसे ही है, मैं करूंगा नहीं इनमें, अब तुम अपने आप करना। जो मुझे लग रहा था, जो देने लायक सवाल था, जो करने लायक सवाल था, वो ये था जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये था, दैट वॉज केस ऑफ इवापोरेशन। ये तुम्हें करने के लिए दिया गया था, ये तुम्हें करना चाहिए था। ये मुश्किल सवाल है सर, ये एडवांस लेवल का सवाल है सर, ये अच्छा सवाल है। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने कल की क्लास की थी, जिसको चीजें समझ में आती हैं सर। फर्स्ट ड्रॉप, और तुम देख, पता नहीं तुम महसूस करते हो कि नहीं करते हो, ये 4 सवाल है, ए बी सी डी 4 पार्ट, और ये चारों पार्ट कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखे। तुम सीधे सीधे वहीं से सॉल्व कर लेते, एक एक लाइन सीधे फॉर्मूला पुट, वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया, वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया, खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा कोशिश करो, ये कर सकते हैं। पता नहीं, लेकिन और ये ठीक नहीं है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना। तो खैर, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा। इसका आंसर भी मैंने शायद दे दिया था, नहीं दिया था तो अभी तुम्हें दिखा भी देता हूं। अब ये भी सीधा सवाल था। अब प्रेशर एट विच द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म, पहली बबल वेपर की जब बनेगी उस टाइम का प्रेशर। तो जब पहली बबल वेपर की बनेगी उस टाइम का प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे सर? पहली बबल वेपर की बनेगी, इसका मतलब जो है, अगर आप उस टाइम का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सर अंकल को बुलाना पड़ता है, और अंकल को काई काई भी चाहिए। तो सर वेपर बन चुका है, काई काई भी कैसे पता चलेगा? लिक्विड फेज का कंपोजिशन कैसे पता चलेगा? तो मैंने तुमको बताया था, थोड़ी सी बेईमानी कर लेना। जो पहले वाले बर्तन का जिसमें वेपर नहीं बनी है, जिसमें पिस्टन पूरा ऊपर रखा हुआ है, वहां का जो काई भी, वही आप पहले वाले दूसरे वाले बर्तन का काई भी मान लीजिए। क्योंकि वेपर की जब पहली बूंद बनती है तो बहुत छोटी सी होती है, उसमें ए और बी के कितने ही मोल्स जाएंगे, ना के बराबर। तो इसका मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जो काई भी वहां है वही काई भी यहां है। इस बेमानी को यूज करके आप काई भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहले वाले बर्तन का था वही है, और अब आप ऊपर वाले बर्तन का, अब आप ऊपर वाली वेपर का वेपर प्रेशर काई भी की मदद से निकाल सकते हैं यूजिंग अंकल। क्या है? पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। यानी पहले वाले सवाल का आंसर तो मैं यही छोटा छोटा आंसर लिख सकता हूं, आप समझ रहे हैं। लेकिन वही है ना कि सर हमने जो है पैसे दिए हैं सर, थोड़ा तमीज से बताइए सर, ऐसे समझ रहे हैं। लेकिन ये वो सवाल है जो आपको खुद करने हैं यार, आप समझ रहे हैं, आपको खुद करने हैं भाई। मतलब बात इस चीज की नहीं है कि हमें बताना चाहिए, है ना, बताना तो चाहिए ही यार, लेकिन क्या और बताना चाहिए जितना कल बताया था उससे ज्यादा बताना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं मानता, मतलब मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मतलब आप इसमें चाहे कोई कुछ भी कह दे, सर कैसे मास्टर हो, हैं, बच्चे ने सवाल पूछा, आप सवाल भी नहीं बता रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि उस बच्चे ने सवाल जो मुझसे पूछा है, उस बच्चे को कल आधा पौन घंटा इस बारे में डिस्कशन किया मैंने, आधा पौन घंटा सिर्फ इसी सवाल के बारे में। अगर वो बच्चा फिर भी पूछ रहा है तो गलती किसकी? गलती उस बच्चे की। नहीं सर, आप ऐसा कह सकते हैं कि गलती उस बच्चे की, लेकिन गलती तो आपकी है। हाँ, तो ये तुम्हें अगर ऐसा लगता है गलती हमारी है, तो भाई तुम्हारे पास तमाम रास्ते हैं, तुम्हारे पास तमाम ऑप्शंस हैं, है ना, अब तमाम जगह पर सिखाया जा रहा है, कहीं से सीख लो। लेकिन सीखो तो, तुम्हें तो हर जगह गलती दिख रही है, तो यही गड़बड़ हो रही ना। तो आप जब तक ये नहीं सोचेंगे ना कि हमें खुद करना होता है, हमें किसी की मदद नहीं होती, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर, सर सिखाएंगे, सर ही बताएंगे, चम्मच से डाल देंगे अंदर, पिला देंगे ना, ये सब बेकार की बात है। आप खुद करेंगे तो ही, कोई आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। जिस दिन आपने खुद ये समझ लिया कि भाई मुझे खुद से सीखना है और खुद ही करना है, बस आप समझ लीजिएगा, फिर आप सिर्फ क्लास में ये पता करने आएंगे कि सर ये बताइए टॉपिक कौन सा है और इसको सिखाया कैसे जा रहा है, बस खत्म। सर मैं सीख चुका, अब आपसे मुलाकात कल होगी, मैं इसके ऊपर 20 सवाल लगा के आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, खत्म। जब तक ये अप्रोच नहीं बनी, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो खैर, अब जो भी है यार, तो द प्रेशर, हमें तो इस चारों पार्ट का वो भी पता है, मतलब चारों पार्ट क्या क्या पूछेगा पता है, तो हम, आप तुम कर सकते हो अपने आप ही, है ना। और इसके अंदर जो अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ दे रखा है। ए और बी का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रखा है 300 और 800, यानी पी ए नॉट और पी बी नॉट दे रखा है 300 और 800, और ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। मुझे लगता है बस यहीं से हमारा काम चलेगा। ए का मोल फ्रैक्शन ए का 0.6 है, और 300 और 800 का मामला है। तो चलिए सर, अब पहला सवाल कर लेते हैं। तो अब तो सारे सवाल आपको पता ही है कौन से पूछेगा। तो जो पहला पार्ट होगा वो होगा फर्स्ट बबल के टाइम पर वेपर प्रेशर। तो दैट मींस अंकल को बुलाया जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी। सर ये अंकल बताएंगे, और ये पी ए नॉट की जो वैल्यू है वो 300 दे रखी है, और काई ए की वैल्यू 0.6 दे रखी है। पीबी नॉट हमें सवाल में 800 दे रखा है, और काई बी 0.61 में से माइनस करके 0.4 आ जाएगा। तो ये सर इसको 32 और 18, सर ये 500 टॉर हमारा पहला पार्ट आ जाएगा।
बताइए क्या करना है। दूसरा वाला पार्ट मैं बताता हूं क्या होगा। दूसरा वाला पार्ट होगा कि सर जो पहली बूंद वेपर की अभी आपने बनाई है उसके अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो अब उसको यानी अब उसको क्या चाहिए, अब उसको वाई भी चाहिए। तो सर अब वाई भी कैसे निकलेगा, सर वो तो आप बता ही चुके हैं, वाई अपॉन, इससे ज्यादा आसान तरीका वाई भी निकालने का कहीं नहीं दे रखा है, जो मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का ये अपॉन 1 - का ये। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। सर आपको पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखा है, एक पी ए नॉट 300 है, पी बी नॉट बाकायदा 800 है, का ये की वैल्यू आप बता चुके हैं 0.6 है, तो दिस इज 0.6 अपॉन 0.4 सर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 3/2। तो 3/2 है ना, तो 3/2 मतलब क्या हुआ भाई, तो ये 3/8 है और ये 3/2 है, तो यानी 9/16 है ना। तो सर ये वाई अपॉन 1 - वाई इज 9/16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से वाई निकाला जा सकता है, यह आ जाएगा 16 और 9 25 और 16/25, सर ये 16/25 आ जाएगा। क्लियर है सर, दिस विल बी 16/25। तो वाई की वैल्यू 16/25 निकल आएगी। पता नहीं, एक बार आंसर भी देख लेते हैं। वाई ये 0.36 आ रहा है, तो ये 0.36 आएगा क्या, 0.36, 0.36 तो नहीं लग रहा है, कुछ गलत किया है क्या। क्या डेटा इटा गलत है क्या, कुछ देखो। 300 800.6 द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर इन दिस बबल, तो कर तो सही रहे, पी ए नॉट भी 300 ही था और ये 800 है, तो 9 और 2 16, 9/16, तो करा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ओ ओ ओ ओ गड़बड़ हो गई, ये 9/25 है ना। अब सही, तो ये 9/25 होगा। अब ये जाके हमारा जो भी है, तो अब ये 0.36 आ जाएगा, तो यानी दिस इज 0.36 है ना। अब वाई आ गया। अब तीसरा वाला सवाल क्या होगा सर, तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरा वाला पार्ट है कि अब हम आते हैं सेकंड लास्ट कंटेनर पे। सेकंड लास्ट कंटेनर के अंदर क्या होगा, सेकंड लास्ट कंटेनर में वो पूछेगा कि भाई अब आखिरी बूंद लिक्विड की बची है, आखिरी बूंद, तो उस आखिरी बूंद लिक्विड के लिए आपसे पूछा जाएगा कि उस आखिरी बूंद लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या है। अब वो काई भी क्या होगा वो आखिरी बूंद के अंदर, तो बेमानी क्या की गई थी कि जितना भी आपका वहां शुरू में काई भी था वो सारा उड़ जाएगा लास्ट वाले बर्तन के लिए और वो वाई भी बन जाएगा। ठीक है, तो यानी शुरू वाला काई भी अब वाई भी बन गया। तो इसका मतलब अब आपको सेकंड लास्ट कंटेनर का वाई भी पता है, तो अब आप एक्स भी निकाल लीजिए, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लीजिए। समझ रहे हैं, वाई बी की मदद से एक्स भी और एक्स बी की मदद से वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही आपने दोबारा यूज कर लिया। तो अगर यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएं बेमानी करके, तो यह आ जाएगा वाई अपॉन 1 - वाई इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का ये अपॉन 1 - का ये। सर ये आपका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में अब आप जुगाड़ लगाइए, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे सर। तो वाई जो हमारा सेकंड लास्ट कंटेनर था उसमें जो वेपर्स थी वो ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपर में चला गया था, तो इसका मतलब हुआ वहां का काइए यहां का वाई बन जाएगा। यानी काइए की वैल्यू कितनी दे रखी थी सवाल में, 0.6, सो दिस विल बी 0.6 अपॉन 0.4, यही हो रहा ना, 0.6 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 300/800, और ये आ गया आपका काइए अपॉन 1 - काइए। सर यहां से आप काइए कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिएगा। तो 8 या 24 कितना आ जाएगा, ये है 3/8 और ये है 3/2, तो 3/8 है, 3/2 है, तो ये 8 जो है वो, समझ रहे हो ना, तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3/8 इंटू काइए अपॉन 1 - काइए। सर यहां से आप काइए कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 3 और 3 कट गया, तो ये आ जाएगा काइए अपॉन 1 - काइए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 4। तो यहां से आप काइए कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 4 5
4/5, तो दिस विल बी 4/5। तो काई ए की वैल्यू 0.8 आ गई। जब काई ए निकल आएगा तो काई बी भी निकल आएगा। तो यानी यहीं से आपको काई बी की वैल्यू पता चल गई। यानी आखिरी ड्रॉप जो बची हुई है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जो आखिरी ड्रॉप बची है उस आखिरी ड्रॉप में ए और बी का मोल फ्रैक्शन 0.8 और 0.2। और लास्ट सवाल क्या पूछेगा, क्योंकि अब आपको आखिरी ड्रॉप का कॉम्पोजिशन पता चल गया तो अब अंकल को बुलाकर आप वेपर प्रेशर बता दीजिए, तो वेपर प्रेशर बता देंगे पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये, पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी। सब कुछ आपने निकाल लिया। पी ए नॉट कितना है 300, का ये कितना है 0.8, पी बी नॉट कितना है 800, काई भी कितना है 0.2। सर इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा जरा बताइए सर। 24,240 यहां से आ जाएगा और 160 यहां से आ जाएगा, तो सर ये 400 टॉर आ रहा है। दिस इज 400 टॉर। एक बार आंसर भी चेक कर लेते, बिल्कुल सही। क्या है, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा क्योंकि उनको पता है कि करना क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। जल्दी से बताओ क्या समझ में आ गया यहां तक? क्या यहां तक सबके समझ में आ गया है? करा था ये सब लोगों ने? हाँ 400 टॉर, बिल्कुल सही, इजी है। लल्लू ही सवाल है क्योंकि अब सवाल इसलिए लल्लू कि कल आपको बता दिया गया था वही 4 सवाल है, वही 4 चीज पूछता है, उसमें क्या है, इसमें अकल लगानी। हर चीज सही भी सेम है, इसमें कुछ नया ही नहीं। तो इसलिए घर में जाके इसको थोड़ा सा रिवाइज किया करो, घर में अपना बैठे सवाल खत्म हुआ, क्योंकि ये तो समझा करो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं पता, बच्चे किताबों में नहीं दे रखा है, ये पूछ सकता है आपसे ऐसे ही हल्का फुल्का करके, तो हम जवाब तो दे पाए, उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे यार यही तो है और क्या पूछ लेगा। फिर इसका वो एक उल्टा केस बताया गया था आपको, अगर याद, हम उल्टे केस की बात कर रहे थे, कंडेंसेशन का केस, दैट वाज केस ऑफ कंडेंसेशन। तो केस ऑफ कंडेंसेशन के बारे में अगर बात करिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कुछ बच्चे। अब यार खुद से करना भाई, अब मैं सारा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 व्हेन इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तो यार ऐसे ही लग रहा है, मतलब हमें एक तरह से सोल्यूशन का ही निकालना है ना। तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, वही अंकल वाला, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज तो नॉन वॉलेटाइल है, ये तो सॉलिड है, तो ये तो नॉन वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब युवा जो हमारा पहला वाला केस था वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पीएस अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो पी नॉट आपको सवाल में दे रखा है 17.535। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, किस पानी का वेट कितना है 450, तो मोल फ्रैक्शन के लिए 450/18 डिवाइडेड बाय 450/18 प्लस मोल फ्रैक्शन, यानी मोल्स ऑफ पानी अपॉन मोल्स ऑफ पानी प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने होंगे 25/180। सर ये है सिचुएशन, इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर मैंने सही किया, कहीं जल्दबाजी में मुझसे कुछ गलती ना हुई हो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने mmHg ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही घटिया सवाल था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। पानी का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है ग्लूकोज को डालने के बाद पानी का प्रेशर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज को डालने के बाद पानी का नहीं पूछ रहा है वो, ग्लूकोज को डालने के बाद वो आपसे सोल्यूशन का पूछ रहा है कि देख रहे हैं ना टेम्परेचर तो सेम ही है। पानी का अगर पूछ रहा होता तो आंसर यही ना लिख देते। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये भी एक बात आ सकती है, पता नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो सेम ही रहता है, तो अगर पहले 17 था तो बाद में भी 17 रहेगा। एक्चुअली पानी नहीं जानना चाहता है वो जानना चाहता है वाटर का सोल्यूशन, मतलब यहां पर सोल्यूशन होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अंदाजा है, क्लियर है कि जब आपने ग्लूकोज डाल दिया तब आप वाटर का वेपर प्रेशर बताइए, तो उस टाइम पर जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा यानी उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो पीएस होगा, विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। तो पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट, काई सॉल्वेंट मतलब हमें तो लगता है आधे से ज्यादा बच्चे तो आज भी उसी में झूल रहे हैं कि मोल्स कैसे निकलते हैं, आज भी उसी में परेशान है कि साला 25 ग्राम जो दे रखे उस 25 ग्राम से मोल कैसे निकाला जाता है, आज भी लोग इसी में परेशान। यार कैसे लोग भाई, ऐसे मत करो भाई, ये तो 12th पास स्टूडेंट से इतनी उम्मीद की जाती है कि यार वो एक बार में, चलो नहीं पता है लेकिन एक बार में सीख तो जाए, वो सीखता ही नहीं है, ये क्या चक्कर है भाई, ये तो समझ में नहीं आता है ना, ये समझ में नहीं आता। थोड़ा सा करो भाई इसमें, है ना, थोड़ा सा जोर मारो, मजा नहीं आता है ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि फिर जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे, यही खेलते कूदते रह जाएंगे।
ये सब सवाल दिए गए थे, कितने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सवाल हैं, वाई ए निकालो, वाई बी निकालो, वही 141 टॉर, 408 टॉर, पी ए नॉट, पी बी नॉट, क्या है सर? सर कैलकुलेशन है सर, और क्या है सर? ये देख रहे हैं आंसर 0.554, 0.888, सर ये कैलकुलेशन ही तो है। तो क्या इसमें भी दिक्कत है कैलकुलेशन करने में? कैलकुलेट तो कर ही लेंगे सर, सवाल में थोड़ा ना कोई दम है। समझ रहे? इनका तो आंसर भी दे रखा है, तो इनके आंसर्स एक बार सॉल्व करके देखना। अच्छे सवाल थे सारे। ये एक एडवांस वाला सवाल था, 17 एडवांस लेवल का सवाल था। अब कहने के लिए एडवांस लेवल है, करना कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल वही एक कौड़ी का सवाल है। क्यों एडवांस का है सर? इसलिए क्योंकि आपको डरा रहा है। अब सबसे पहले तो सर एडवांस लिख दिया तो डर गए, फिर इस सवाल की लेंथ देखी तो डर गए, फिर ऐसा लगा कि यार इसमें एक मोल फिर से डाल दिया, ये कर दिया सर, पता नहीं कैसे करेंगे। अरे कैसे क्या करेंगे यार, जैसे कह रहा है वैसे करते रहो। ए और बी का सोल्यूशन है, 1 मोल ए है, 3 मोल बी है, ए का 1 मोल, बी के 3 मोल मिलाए गए हैं, और जो हमारा सोल्यूशन बनाया गया है उसका वेपर प्रेशर 550। तो इसका मतलब युवा पहली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी सर? पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 550 इज इक्वल टू ए और बी के प्योर स्टेट के निकालने हैं। इसका मतलब पी ए नॉट का ये की वैल्यू क्या होगी? किसके कितने कितने मोल डाले आपने? 1 मोल ए के, यानी 1 मोल ए के, 3 मोल बी के, यानी 1/4 प्लस पी बी नॉट 3/4। सर ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, बहुत बढ़िया। दूसरी क्या है? दूसरी ये कह रहा है कि अब अगर मैं इसके अंदर 1 और मोल बी के डाल दूं, 1 और मोल बी के डाल दूं, तो जो मेरा वेपर प्रेशर है वो इंक्रीजेस बाय 10, यानी अब मेरा वेपर प्रेशर 10 से और बढ़ जाता है। यानी पहले 550 था, तो अब सर ये 560 हो जाएगा। पीए नॉट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, अगर नहीं दिया है तो सेम ही मानना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 1/4। लेकिन अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा सर? बी का 1 मोल और डाल दिया, यानी ए का 1 था, नहीं, ए का आपने 1 मोल ले रखा था और बी के आपने 3 मोल ले रखे थे। अब आपने बी का 1 मोल और डाल दिया, यानी 1 मोल ए और 4 मोल बी है। तो अब ए का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1/5। समझ रहे हो बात को? ए का तो 1 ही मोल है, लेकिन अब टोटल मोल 5 हो जाएंगे, प्लस पीबी नॉट, और यह आ जाएगा 4/5। सर ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब अगर तुम इन दो इक्वेशन से पी ए नॉट पीबी नॉट भी ना सॉल्व कर पाओ तो शर्म की बात है, और क्या बोले, इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, तो धिक्कार। क्लियर है? सिंपल है एकदम, कुछ करना ही नहीं है, कैसे कैसे बताए भाई, मतलब आगे बढ़ो भाई, सब समझ रहे बात को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? दूसरे बैच का है। और भी सवाल हैं यार, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद करने के लिए नहीं दिए थे, तो और भी सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए दे देंगे। ये तो वही वाला है, ये भी अभी तुमने करवाया था, ये वही वाले सवाल हैं, है ना? तो बहरहाल इनको करना, सॉल्व करना। दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा जो केस था हमारा, वो था हमारा कंडेंसेशन का केस, ऐसे ही था ना? जो दूसरा केस था वो हमारा, वो कंडेंसेशन का केस था। तो यहीं पर नेक्स्ट केस बना लेते हैं, आपके सवालों के बाद से नेक्स्ट केस बना लेते हैं, और वो है कंडेंसेशन का केस, केस ऑफ कंडेंसेशन। यहां पर अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जो हमने किया भी था यार, जो केस ऑफ कंडेंसेशन वाला टॉपिक था, हमें अगर कहीं से मिल जाएगा वो डायग्राम तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। केस ऑफ कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, अगर हो इसके अंदर, ये है केस ऑफ कंडेंसेशन। तो मैं इसको बाद में अरेंज कर दूंगा, है ना? तो मैं इन पीपीटीज को, पीडीएफ को अरेंज कर दूंगा, तो इनको तुम्हें अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो जो केस ऑफ कंडेंसेशन वाला वो क्या है सर? जो केस ऑफ कंडेंसेशन था उसमें जस्ट इसका रिवर्स था। रिवर्स क्या है आप बताइए, क्या रिवर्स होगा सर? रिवर्स ये है कि आपके पास ए और बी का वेपर है, सिर्फ ए और बी का वेपर, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, ए और बी का वेपर है, चलिए ठीक है। फिर क्या करेंगे सर? ये पिस्टन है, अब आप इस पिस्टन को ऊपर से दबाएंगे। तो जब आप इस पिस्टन को ऊपर से दबाएंगे तो वेपर दबेगी। अब जब वेपर दबेगी तो ऐसे में वेपर कंडेंस होने लगेगी, और जब वेपर कंडेंस होने लगेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। जस्ट उल्टा, यानी अभी जो आपने इससे पहले कल केस किया था वो क्या था? वो ये था जिसमें आप इसका पिस्टन ऊपर उठा रहे थे। तो जब आप पिस्टन ऊपर उठा रहे थे तो आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी, ये वेपर। समझ बात को? जब आप पिस्टन ऊपर उठा रहे थे तो ये हो रहा था, ये वेपर यहां नहीं है, यहां वेपर बनी और बनी और बनी और बनी। अब आप यहां पहुंचे जहां आखिरी बूंद बचा हुआ है पानी का, और ऊपर उठा दिया तो वो पानी भी उड़ गया। कल हमने ये वाला केस किया था, आज हम रिवर्स कर रहे हैं। दैट वाज इवेपोरेशन, और अब हम जो कर रहे हैं वो है कंडेंसेशन। यानी अब मैं इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाऊंगा, तो जब मैं इस पिस्टन को ऊपर से नीचे दबाऊंगा तो ऐसे में लिक्विड बनेगा, और ऐसे में अगर लिक्विड बनेगा तो उस लिक्विड के बारे में आप सवाल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ फिर वही है सर, ये आपका सेकंड कंटेनर है,
और ये आपका n-1th कंटेनर है। जो भी आप सवाल पूछेंगे इन्हीं दो कंटेनर के बारे में बात करिएगा सर, हम सवाल कर लेंगे। अब आप बताइए क्या पूछ लेंगे हम आपसे, बताइए। अगर मैं इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे दबाऊंगा तो ये वेपर्स जमने लगेंगी। तो जब पहली बूंद लिक्विड बनेगा, अब तो लिक्विड बनना है ना, पहले क्या था, लिक्विड उड़ रहा था, अब लिक्विड जम रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब पहली बूंद लिक्विड की बनेगी उस टाइम पर उस लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या होगा सर। ये जो लिक्विड बना इसके अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। अरे सर इतना सा तो लिक्विड है, तो क्या हुआ, ए और बी के मोल्स ही तो कम आएंगे, मोल फ्रैक्शन तो निकलेगा ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इतू सा लिक्विड बना, एक बूंद लिक्विड तैयार हुआ है। आप चाह रहे हैं इसके अंदर काइये काई भी बता दूं। लिक्विड का कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है सर, काइये काई भी। सर उसके लिए मुझे वाई वाई भी पता होना चाहिए ना, यानी मुझे यहां का वाई वाई भी बता दीजिए, तो मैं ये जो इक्विलिब्रियम अभी आपने सेट किया है, इस इक्विलिब्रियम पर लिक्विड का कॉम्पोजिशन आपको बता दूंगा, जैसे कि यहां हो रहा है। बिल्कुल बता दूंगा सर, लिक्विड का कॉम्पोजिशन आपको बता दूंगा। सर मुझे वाई वाई भी चाहिए, वो क्या बोलेगा, बेमानी कर लो बे, जो यहां का वाई वाई भी है वो यहां का वाई वाई भी है। क्यों, क्योंकि एक बूंद लिक्विड में क्या गया होगा, छोड़ो, या झंझट मत करो, छोड़ो। क्लियर है, समझ पा रहे हो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो यहां का वाई वाई भी है वो यहां का वाई वाई भी मान लिया जाए, और फिर वाई वाई बी की मदद से इस लिक्विड का काई भी निकाल लिया जाए। बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब जो है पहला पार्ट क्या बनेगा, मैं इसको सवाल से ही करता हूं, मेरे ख्याल से मेरे पास सवाल है, मैं इसको सवाल से ही करता हूं। ये देखिए जरा, ये केसेस समझ में आ गए, तो आप ये वाला सवाल लेते हैं, इसको वहीं लगा देते हैं जहां था हमारा, ये ले लेते हैं, है ना। चलिए अब इसको सवाल से करते हैं जरा। ये हमारा कंडेंसेशन का केस हो गया है ना। तो अब जरा पहला केस देखिए जरा, क्या केस हो रहा है सर। देखिए इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास ए और बी है, जिसमें प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर 300 और 800 है टी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर टी, ठीक। अब मिक्सचर ऑफ द वेपर, वेपर्स का मिक्सचर लिया गया है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.25, और इसको स्लोली कंप्रेस किया जा रहा है टी टेम्परेचर पर, ताकि लिक्विड बनता चला जाए। और जब आप बिल्कुल उसको पैरों से दबा देंगे उस टाइम पर सारा का सारा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब बताइए पहला सवाल क्या होगा सर। पहला सवाल वही घटा घिसा पिटा, कि जब पहली बूंद लिक्विड की जमाओगे तो उस लिक्विड में ए और बी का मोल फ्रैक्शन यानी काई काई भी, हमने कहा एक सेकंड काई भी निकालना है, और हमें वाई वाई भी दे रखा है। कह रहा है हाँ वाई वाई भी बेमानी से, जो वहां का वाई वाई भी है वो यहां का वाई वाई भी है, और वाई आपको सवाल में दे रखा है 0.25। यही तो है, जब वेपर थी तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है सर, ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.25। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.25 है, तो ऐसे में अब हमारा काम चल जाएगा। ए का मोल फ्रैक्शन अगर 0.25 है तो हमारा काम चल जाए। तो अब आप अपने मन से बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए सर, सब कुछ आपको दे रखा है। पहला पार्ट सॉल्व कर लिया जाए। क्या होगा पहला पार्ट सर, पहला पार्ट फिर वही सर, वही पुरानी बातें, 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का ये अपॉन 1 माइनस का ये। क्या दे रखा है सर आपने, सेकंड वाले कंटेनर के लिए वाई ए वाई बी दे रखा है बेमानी से, क्योंकि जो फर्स्ट बर्तन का वाई ए वाई बी वही मैं अज्यूम कर लेता हूं सेकंड बर्तन का, क्योंकि एक बूंद के लिक्विड बनने से कुछ नहीं होता सर। क्लियर है। तो वाई ए की वैल्यू आपने सवाल में दे रखी है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 800, एंड दिस इज का ये अपॉन 1 माइनस का ये। बहुत बढ़िया सर, यहां से काई काई भी निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 8/9, है ना। तो 8/9 इज इक्वल टू काई अपॉन 1 माइनस का ये। सर इससे आप काई भी निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 8 और वो हो जाएगा 9, ऐसे कर रहे हैं ना। तो काइए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस 8 9 नॉट 17, तो 8/17 सर, ये काइए आ गया। कितना सिंपल है, आप समझ रहे हैं कितना सिंपल तरीका। तुम्हें ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, आप समझ रहे हैं बहुत रेयरली बच्चे यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। और ये कितना खूबसूरत है, इसमें बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। सर काइए की वैल्यू 8/17 आ रही है, तो काइए अगर 8/17 है तो काई भी निकल आएगा, काई बी की वैल्यू 9/17 आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया। ये किसका आंसर है, वो पहली बूंद जो लिक्विड बनी है उसका आंसर। सर दूसरा सवाल क्या बनेगा, अरे भाई सब बनेगा सर, अब आप खुद बनाइए ना। मैं तो यही मतलब मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब वो ये सवाल खुद बनाए। भाई आप खुद सोचिए सेकंड पार्ट क्या होगा।
सेकंड पार्ट क्या पूछेगा, आप बताइए जरा, सेकंड पार्ट क्या पूछेगा? सर सेकंड पार्ट पूछेगा कि अब तुम्हें लिक्विड का काई काई भी, पहली वाली बूंद का काई काई भी पता चल गया, हाँ, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? ये दूसरा सवाल। जब काई काई भी पता चल गया, पीए नॉट पीबी नॉट पता है, तो फिर वेपर प्रेशर पूछेगा, बुलाओ अंकल को, खत्म हो गई बात, समझ रहे बात को? यानी काई काई की मदद से अब आप पीटी कैलकुलेट कर लेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड बनी है उस टाइम पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो पीए नॉट काई प्लस पीबी नॉट काई बी से निकाला जाएगा। सब कुछ सवाल में दे रखा है। पीबी नॉट काई बी, पीए नॉट कितना है सर? 300। काई कितना है? 8/17 प्लस 800 9/17। इसको सॉल्व कर लेंगे सर, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। 565 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये आंसर आ जाएगा 5। है ना, तो ये आ जाएगा 565। और क्लियर है? फिर तीसरा पार्ट करते हैं सर। तीसरा पार्ट क्या पूछेगा जरा सोच के बताइए, खुद ही सोच के बताओ तीसरा पार्ट क्या होगा। सर एक सेकंड, अब तीसरा पार्ट जो सवाल बनना चाहिए वो बनना चाहिए हमारा सेकंड लास्ट कंटेनर के लिए, जब हमारा पूरा का पूरा वेपर जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। अब सर पूरी वेपर जम चुकी है, अब आखिरी बूंद वेपर की बची है सर, सारा लिक्विड तैयार हो चुका है सर, सारा लिक्विड तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं, अब आप इस बर्तन तक पहुंच गए सर। कहां गया? इस बर्तन तक पहुंच गए सर। इस बर्तन में सारा लिक्विड बन चुका है। ये पहले सारा हवा में था, अब सब पानी में आ गया, सब लिक्विड फेज में आ गया सर। बेमानी क्या है सर? बेमानी ये कि जो यहां का वाई भी है सर, वो यहां का काई भी बना दो। ऐसा कैसे सर? अभी भी थोड़ी वेपर बची हुई है। अरे तो थोड़ी सी है ना यार, उसको छोड़ो ना यार, खत्म करो बात को। इसका मतलब ये हुआ बेमानी करके यहां के वाई भी को यहां का एक्स भी मान लिया जाए। क्लियर है? इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, तुम जैसे समझना चाहो वैसे समझ लेना, ठीक। खैर, तो यहां का वाई भी पता चल गया, यानी फिर वही क्वेश्चन है, वाई भी पता है, काई भी निकालो। वही सवाल, बकवासबाजी, समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या वहां का वाई भी यहां का काई भी बन गया, तो यानी काई भी पता है। तो जब काई भी पता होता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? अंकल को। तो यानी थर्ड पार्ट क्या होगा? वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो। पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट। अब काई कितना होगा? लिक्विड का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना है? जो वहां का वाई था वो यहां का काई, वहां का वाई कितना था? 0.25, तो दिस इज 0.25 प्लस 800 इंटू 0.75। सर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई? पता नहीं, ये आ जाएगा 675। 675, ये 675 आ जाएगा, ठीक है ना? मतलब ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 600। 600 आ जाएगा, तो 600 आ गया, तो ये 675 आ गया। फिर चौथा पार्ट क्या होगा सर? चौथा पार्ट होगा सर, अब आपको काई बी की मदद से टोटल वेपर प्रेशर पता चल गया। अब वो पूछेगा वो जो आखिरी बूंद वेपर की बची है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो भी जमने वाली है, उसका भी कॉम्पोजिशन बता दो। तो फिर वही इक्वेशन सर, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू पीए नॉट 300 अपॉन पीबी नॉट 800 का ये कितना है आखिरी बूंद का? 0.25, क्योंकि आखिरी जो लिक्विड जब बनेगा, जब आखिरी बूंद वेपर की बचेगी तो सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो जो काई भी होंगे वो शुरू वाले वाई भी होंगे, तो यानी 0.25 अपॉन 0.75। सर इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये वाई अपॉन 1 माइनस वाई 3/8, और यहां आ गया 1/3, 3 कट गया तो आ गया 1/8। तो वाई ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं, वाई ए इज इक्वल टू 1/9। क्लियर? वाई ए 1/9 आ गया, और वाई अगर 1/9 आ गया तो वाई बी की वैल्यू 8/9 आ गया। चारों पार्ट सॉल्व हो गए। ये वो है जहां पर आप बेमानी कर रहे थे, इसलिए आपने ये 4 पार्ट आसानी से सॉल्व कर लिए। तो हम चारों पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका वो देखें, आंसर देखें, तो आंसर से भी इस बात को समझा जा सकता है। आंसर से भी इस बात को समझा जा सकता है। देखिए आप आंसर क्या निकल के आ रहा है सर? आंसर देखें, पहले वाला सही था, दूसरा वाला सही था, इसको अभी हम हटा रहे हैं, ये भी सही था, और ये 1/9 दैट इज 0.11। क्लियर? अब सर इसमें एक सवाल और है। देखिए ये जो 4 सवाल थे ये बेमानी वाले से, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस वाज माय फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड वाला था, ये हमारा थर्ड वाला था, ये हमारा फोर्थ वाला है, और ये हमारा फिफ्थ वाला है। तो
तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें शुरू के 2 सवाल बेईमानी वाले हैं, मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे सर, आसानी से बेईमानी की जा सकती है, और आखिरी वाले n-1th कंटेनर वाले भी बेईमानी वाले। सर ये जो बीच में है ये क्या है सर? अब मैंने तुम्हें बताया था बीच वाला जो सवाल है वो बेईमानी नहीं कर सकते आप, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो बीच का किसी कंटेनर की बात कर रहा है, और बीच के कंटेनर में अगर आप ये कहें कि जो शुरू का कॉम्पोजिशन है वही बात का होगा वगैरह वगैरह, तो सर बेईमानी तक समझ में आता है सर, अंधेर या गुनाह समझ में नहीं आता सर। आप बीच में कुछ भी बेईमानी करके बोल दे सर, ये सही नहीं। पहला वाला बर्तन सेकंड वाला कंटेनर वाज लॉजिकल कि पहली बूंद लिक्विड की बनी है तो सारा का सारा वेपर वैसे ही है, तो जो वाई भी था वो बाद में भी वाई भी। आखिरी का जो सेकंड लास्ट कंटेनर है वहां पर भी समझ में आता है कि सारी वेपर जम चुकी है, जब सारी वेपर जम चुकी है तो सारा लिक्विड बन गया, सारा लिक्विड बन गया तो वहां का जो वाई भी है वो यहां का काई भी बन जाएगा। चलिए ये बेईमानी भी समझ में आती। लेकिन सर ये क्या आप हर जगह ये बेईमानी करेंगे? ये नहीं। वो कह रहा नहीं मैं बीच वाले कंटेनर के लिए बेईमानी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तुम्हें याद होगा कल मैंने बताया था कि अगर वो बीच वाले कंटेनर के बारे में कुछ बताए तो फिर सोच सकते हैं, अपने मन से आप बेईमानी नहीं कर सकते। तो वो बीच वाले कंटेनर के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन, मुझे सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन चाहिए, यानी बीच में क्या सीन होगा खुद सोचो। मैं एक बार बीच वाला डायग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें। बीच में क्या सीन होगा सर? बीच में जो सीन होगा वो कुछ ऐसा होगा। चलो यही बना लेता हूं। बीच में जो सीन है वो कुछ ऐसा है। क्या होगा सर? बीच में जो आपका लिक्विड है ना, वो ये पिस्टन जो है वो यहां कहीं होगा, मान लीजिए कहीं पर होगा, ये वो तो यहां पर भी है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। वो पिस्टन मान लीजिए यहां पर है ना। और अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है सर? अब जो सिचुएशन है वो ये है कि काफी हद तक जो है वो लिक्विड बन चुका है, अभी भी जो है वेपर्स बची हुई हैं सर, अभी भी जो है वो वेपर्स जो है हमारी अब बची हुई हैं। और अब जो है ये इतनी वेपर्स है सर, ये वेपर्स है, इतनी सारी इतनी वेपर बची हुई हैं, और ये हमारा पिस्टन है जो कि और दबाया जा रहा है सर। और दबाएंगे तो आखिरी बूंद बचेगी, और दबाएंगे तो खत्म हो जाएगी सर, ये बीच का सिचुएशन। ठीक। अब ये जो सर बीच की सिचुएशन है इसमें क्या ये बेईमानी कर सकते हैं कि तुम्हारा सारा का सारा जम गया तो जो तुम्हारा वाई है वो मेरा काई है? कैसे सर? ऐसे थोड़ा अंधेर मत करिए सर। अब आप कहेंगे तो मान लेंगे, लेकिन अब बेईमानी कर रहे हैं आप सर। अब सर आपके कहने पे मान लेंगे सर, लेकिन मजा नहीं आ रहा सर, ऐसे नहीं। तो हम कहेंगे भी नहीं ना यार, हम क्यों बेईमानी करवाएंगे तुमसे? तो हम तुमसे ये कहेंगे नहीं यार, बीच में हम मतलब हमें खुद नहीं मजा आ रहा बेईमानी करने में, लेकिन कुछ तो बताओ ना, मतलब क्या बेईमानी नहीं कर सकते, कुछ मान नहीं सकते? वो कहेगा वाई भी निकालो तो हमें काई भी पता होना चाहिए, काई भी निकालो तो वाई भी पता होना चाहिए। सर ये बीच की सिचुएशन है सर, ना वाई भी को ना काई भी को, कुछ भी बेईमानी नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो कहेगा एक काम करते मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है सर ये अच्छा रहेगा, आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और उसने इंफॉर्मेशन ये दी है कि द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज टी। अब तुम्हारे लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए ध्यान रखना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर दे रखा हो, अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा हो तो उस नॉर्मल, और वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसने टी दे रखा है। मैंने कहा यार तो कुछ तो देगा ही ना, टी दे रखा है तो क्या कमाल कर दिया ना। कमाल ये कर दिया कि वही टी है जो शुरू में दे रखा है, यानी जिस टेम्परेचर पर ये सिचुएशन चल रही है उसी टेम्परेचर को उसने उस सोल्यूशन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है। यानी ये सोल्यूशन इस टेम्परेचर पर, ये जो दे रखा है इस टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर यह सोल्यूशन बॉयल कर सकता। मैंने कहा एक सेकंड रुको, अगर टी टेम्परेचर है और ये इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट तो तभी आता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको पता है बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो सुन लो। बॉइलिंग तब होती है, आगे भी इस बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग तब होती है, बॉइलिंग occurs when vapor pressure is equal to atmospheric pressure। और जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 टॉर या फिर 1 एटीएम या फिर 760 mmHg ही बोला जाता है। 1 एटीएम 760 टॉर या 1 एटीएम जो भी बोलना चाहे, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हमारा वेपर प्रेशर हो जाता है तब हमारी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो इसका क्या मतलब है कि सर टी टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट बन गया, तो इसका मतलब टी टेम्परेचर पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब सर आपने ये बता दिया कि जो हमारा पीटी है सर वो 760 है सर। कुछ समझे बात को?
और अगर पीटी 760 है तो अब सब निकल आएगा सर। अगर पीटी 760 है तो अब मैं आपको तीसरा पार्ट भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं सर। अब जो मेरा तीसरा पार्ट है वो कुछ ऐसा निकल के आने वाला है। क्या है मेरा थर्ड पार्ट सर? अब मेरा जो थर्ड पार्ट है वो होगा पीटी इज इक्वल टू, फिर से लिखता हूं, पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। पीटी हमारा 760 है क्योंकि यही बॉइलिंग पॉइंट है आपका। नॉर्मल टेम्परेचर टी पर बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस टी ही टेम्परेचर। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी, दैट मींस एट दिस टी द सॉल्यूशन इज बॉइलिंग, दैट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 760 एंड दिस इज पीए नॉट जो कि 300 है। का ये मुझे निकालना है 800, 1 माइनस का ये। क्या यहां से काइये काई भी सॉल्व नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते मास्टर? 760 300 का ये प्लस 800 माइनस 800 का ये। सर यहां से का ये की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500, इधर बचेगा 40 उधर बचेगा, यानी 40 बटा 500। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0.08 सर, 0.08। यानी जिस टाइम पर बॉइलिंग का माहौल बनेगा, जिस टाइम पर सॉल्यूशन बॉयल कर रहा होगा, उस टाइम पर जो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन होगा उसमें ए हमारा 0.08 होगा और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.92 होगा। यानी कि बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 माइनस 0.08 दैट इज 0.92 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बहुत सीधा है, बहुत आसान है। तो ये जो तीसरा पार्ट था ये थोड़ा सा यूनिक था, तो इसको आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर वो कहता है कि भाई टी टेम्परेचर मेरा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो तुम समझ जाना कि यार इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रही है। बॉइलिंग हो रही है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो आपको उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा 760। क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल सीधा है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? शाबाश। हाँ, एक बच्चा कह रहा है नो। तो भाई एक बार दोबारा देखना इसको, है ना, एक बार दोबारा देखना। ये इंपॉर्टेंट था, केस ऑफ इवापोरेशन और केस ऑफ कंडेंसेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको एक बार जरूर देखना पड़ेगा। केस ऑफ इवापोरेशन और केस ऑफ कंडेंसेशन ये इंपॉर्टेंट केसेस थे, तो इनको जरूर देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कुछ लोग बाय कर रहे हैं भाई, बाय 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 बाय, सी यू, सी यू। ठीक, तो चलिए, तो अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या निकल के आती है इसके अंदर? दूसरी बात जो इसके अंदर निकल के आती है जो कि इंपॉर्टेंट लगती है, एक बार जरा डाउट देख लिए जाए। सर पोल वोल कराओ सर, कहाँ पड़े हैं चक्कर में? अब बात सही है यार, सही सही कह रहे हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में? पोल छोल कराते हैं, पोल में मजा आता है। सर आई कभी मिलने मिलते हैं क्या? सर प्लीज रिडॉक्स बैलेंसिंग के पीवाईक्यू सॉल्व कर दीजिए क्लास में, बस एक मेरे से नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, मेरे 135 बन रहे हैं एडवांस में, बहुत बढ़िया, थैंक यू, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया सर। ईजी बुक इनफ होगी? हाँ बिल्कुल होगी सर। आपने मेरे हेलमेट तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी वाला सवाल नहीं बना सर, बाकी थोड़ा बन गया। एक बार फिर से करना भाई, बनेगा ही बनेगा, एनसीईआरटी वाला तो बनेगा बनेगा।
एक बार 760 वाला फिर से। अब साहिल 760 वाला यही है कि जब बॉइलिंग होती है ना, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बॉइलिंग तभी होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर 760 है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटीएम होता है और 1 एटीएम 760 टॉर होता है। तो आपको ये पता चल गया वेपर प्रेशर 760, तो पीटी अगर आपको पता चल गया 760, तो अब आप काई इकाई भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि पीए नॉट पीबी नॉट तो पता ही रखा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? क्लियर है? चलिए सर और बात करते हैं। सर आपने बहुत अच्छा समझाया, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग तो बाय बाय कर रहे थे अभी, तो जिनको बाय करना है वो फौरन के फौरन निकले यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा इंपॉर्टेंट, फिर से आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। हमने अब तक जो केसेस किए हैं उन केसेस में हमने कुल मिला के 2 केसेस डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहला जो सोल्यूशन बनाया गया था उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया था। ठीक, तो उससे आपने पीएस की वैल्यू निकाली थी अंकल को बुलाकर, पीए नॉट इंटू या पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। ठीक, दूसरा जो केस बनाया गया था वो केस था जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल थे, तो आपने अंकल को बुलाकर पीटी की वैल्यू पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी से निकाली थी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप सीखते चले गए थे। और अब आते हैं तीसरे केस पर। उस तीसरे वाले केस पर हम पहुंचते हैं। हाँ, चैट ऑफ कर देते हैं भाई, जल्दी से चैट ऑफ। अब हम आते हैं तीसरे वाले केस पे, और जो तीसरा वाला केस है वो क्या है सर? जो केस 3 हमारा बनने जा रहा है वो है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 volatile liquids, both are immiscible। अब ये एक यूनिक केस। अब हमें चाहिए 2 लिक्विड्स का मिक्सचर बनाएंगे हम, दोनों वॉलेटाइल होंगे। सर ये तो अभी आपने किया हुआ है, दोनों वॉलेटाइल हैं, 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, लेकिन वो दोनों मिसिबल थे सर, दोनों मिक्स हो जाते थे। अब आप बात कर रहे हैं वो 2 लिक्विड्स हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होंगे। हमने कहा अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, और अब आप इन दोनों को मिलाकर एक नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं। सर ये आपका नया लिक्विड सिस्टम तैयार हुआ। सर ये अब आप कहना चाह रहे हैं ये दोनों लोग मिलाए जा रहे हैं और अब आपका एक नया सोल्यूशन तैयार हो रहा है, नया मिक्सचर तैयार हो रहा है। कैसे? सर ये जो पहला वाला लिक्विड है उसके बारे में आप ये कह रहे हैं, ये पहला वाला लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो कि दूसरे वाले लिक्विड के साथ मिसिबल नहीं है। ये दूसरा वाला लिक्विड है, यानी एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, और अब आप इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। और जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो सर ये मिक्स ही नहीं होंगे सर। ऐसे ही जैसे समझ बात को, 2 अलग अलग लिक्विड जिनको मिलाते हैं वो मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने ऑयल को वाटर के साथ मिला दिया तो ऑयल अलग है, वाटर अलग है। समझ बात को? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर फिर तो सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। वो कह रहा बिल्कुल सोल्यूशन नहीं बनेगा, और इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है? मिक्सचर। 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। सर 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, दोनों वॉलेटाइल है सर, ये उड़ते हैं सर, ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका भी पीए नॉट है और इसका जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है पीबी नॉट है। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो जो सिस्टम तैयार होता है, ये जो सिस्टम आपने तैयार किया सर, ये वाला जो सिस्टम अब आपने मिलाने के बाद तैयार किया सर, इसके साथ दिक्कत यह है कि जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो तो नीचे चला जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाता है। तो सर जब वेपर प्रेशर निकालना पड़ता है बाहर का, इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर के ऊपर के वेपर्स का, तो सर उस केस में सिर्फ एक ही आदमी का कंट्रीब्यूशन नजर आता है जिसका डेंसिटी कम था सर। क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है सर वो तो नीचे दबा पड़ा है, वो तो इवापोरेट कर ही नहीं सकता। तो जो भी इवापोरेशन होगा वो किसका होगा सर? जो भी इवापोरेशन होगा वो उस लिक्विड का होगा जो ज्यादा कम डेंसिटी वाला है। तो ऐसे में सर वेपर प्रेशर कौन डिसाइड करेगा सर? मिक्सचर का, जो कम डेंसिटी वाला है ना। ऐसा नहीं, हमने ये इंतजाम किया है कि जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये मिक्स तो नहीं होते, लेकिन मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा रखा है। जैसे मान लीजिए ये मैंने हवा फेंक दिया, ऐसे होता है ना, जैसे पाइप डाल के फुर्र करते हैं तो अंदर मिक्सिंग होती है। यानी हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा रखा है जिसमें अंदर बवाल मचा दिया सर, चम्मच से चला दिया, इस डब्बे को हिलाए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि सर नीचे वाला आदमी ऊपर आने लगता है, ऊपर वाला आदमी नीचे जाने लगता है, यानी अब जो है इसके अंदर खिचड़ी मच जाती है।
और जब इस सिस्टम के अंदर खिचड़ी मचती है तो नीचे वाले को भी उड़ने का मौका मिलता है और ऊपर वाले को भी उड़ने का मौका मिलता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ तब दोनों लोग उड़ते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब इसकी वेपर में, अगर आप वेपर देखें तो अब आपकी इसकी वेपर में ए भी दिखाई देने लगता है और बी भी दिखाई देने लगता है, दोनों लोग दिखाई देने लगते हैं। जबकि अगर मैं इसके अंदर यह खिचड़ी ना पकाता, अगर मैं इसके अंदर यह एजिटेशन डेवलप नहीं करता, तो उस केस में जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है वही ऊपर होता और वही उड़ता रहता। तो यानी अब जो वेपर प्रेशर होता वो या तो पीए नॉट डिसाइड करता या पीबी नॉट डिसाइड करता। सर दोनों की वजह से वेपर प्रेशर तभी निकल के आ सकता है जब आप इसको इसके अंदर एजिटेशन डेवलप करें, सर इसके अंदर कुछ हलचल मचाएं। तो मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। दो इम्प्योर लिक्विड्स को मिक्स किया गया है, दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने बड़ा खूबसूरत तरीके से इस डब्बे को चलाया है, हिलाया है, जिसकी वजह से ए को भी उड़ने का मौका मिल रहा है और बी को भी उड़ने का मौका मिल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये आपका एक मिक्सचर तैयार है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर। सर हमें यहां पर फिर से अब पीटी निकालना है। तो हमने कहा अंकल को बुला लो, जब भी कभी मिक्सचर का पीटी निकालना होता है तो अंकल को बुलाते हैं। कह रहा नहीं यार इस बार ना अंकल को ही बुलाएंगे, लेकिन अंकल ये कह रहे हैं कि यार सोल्यूशन तो है ही नहीं। हमने कहा क्यों, ये दोनों सोल्यूशन ही तो है। कह रहे नहीं ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो तुमने जबरदस्ती की चम्मच से हिला बुला के मिक्सिंग कर रखी है, ये कोई रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन थोड़ा बन जाएगा, ये तो मिक्सचर है। तो हमने कहा फिर क्या करें। कह रहे हैं जब ये दोनों आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि दोनों लोगों के जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो काई काई बी वो 1 है। बात तो सही है। जब दो लोग मिक्स ही नहीं होते तो उनके मोल फ्रैक्शन का लॉजिक क्या बनता है। मोल फ्रैक्शंस का लॉजिक तो सॉल्यूशंस के अंदर देखने को मिलता है जब दोनों लोग बाकायदा होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं मिलने के बाद। सर यहां तो ऐसा सीन ही नहीं है। तो ऐसे में यह तो कंफर्म हो गया कि लिक्विड फेज के अंदर ए और बी का अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो वो 1 है। क्यों, क्योंकि ए ये कहेगा भाई मैं तो मिलता ही नहीं, मुझे उससे मतलब ही नहीं, और बी कहेगा मुझे भी उससे मतलब नहीं। तो ऐसे में ए कहेगा मैं ही मैं हूं, बी कहेगा मैं ही मैं हूं, तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस को क्या माना जाएगा 1। तुम कहोगे सर वो दोनों के मोल फ्रैक्शन 1 हो गए तो 1 दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम वो 2 हो जाएगा। अरे भाई ये 1-2 वाली बातें मत करो, ये सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन वर्ड जो यूज कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप समझें कि जब दो लोग मिक्स ही नहीं होते तो इनके मोल फ्रैक्शंस का कोई लॉजिक नहीं है। वो अकेला है इसलिए वो अपने आप को मोल फ्रैक्शन 1 समझेगा और दूसरा वाला अकेला है वो अपने मोल फ्रैक्शन को 1 समझेगा। इनके इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस को जोड़ा नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि ये सोल्यूशन ही नहीं है। समझ रहे हैं। तो यानी अगर मैं पीटी निकालना चाहता हूं तो पीटी निकालने में सिर्फ किसका हाथ आएगा। सर पीटी निकालने में ए का रोल होगा और बी का रोल होगा, और ए और बी के रोल में अब अगर हम अंकल को बुलाते तो अंकल ने क्या बोला था, पीए नॉट इंटू काइए। जबकि अब क्या निकल के आएगा, सिर्फ पीए नॉट, क्योंकि काइए की वैल्यू तो 1। इसी तरह से पीबी नॉट इंटू काई बी। यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर बनता है वो उन दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। इसमें काइए काईबी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि काइए काईबी का रोल तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर निकल के आता है जब दो लोग प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाते हैं। सर यहां तो माहौल मिसिबल है ही नहीं, तो ऐसे में सर दोनों लोगों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ही डिसाइड करेंगे इस सिस्टम का टोटल वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इस इक्वेशन से जो एक बात मैं लिखना चाहता हूं वो ये है। तुम कहोगे सर ये क्या आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी। पीटी की वैल्यू पीए नॉट से ज्यादा है और पीटी की वैल्यू भी पीबी नॉट से ज्यादा है। तो ये तो सर हमें दिख ही रहा है। सर इसमें आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि पीटी अगर इन दोनों का सम है तो इसका मतलब पीटी पीए नॉट से भी बड़ा होगा और पीटी इंडिविजुअली पीबी नॉट से भी बड़ा होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि अगर मैं वेपर फेज के कॉम्पोजिशन की बात करता, चलिए लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन की बात मुझे समझ में आती है कि सर जब मिसिबल ही नहीं है, सिंस दीज टू लिक्विड्स आर immiscible, then chi A is equal to 1 एंड काई बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब ये मिलते ही नहीं है तो इनके मोल फ्रैक्शंस का कोई लॉजिक नहीं है। मोल फ्रैक्शन का मतलब मैं ही अकेला हूं और मेरा ही फ्रैक्शन निकालना है, मेरे साथ ही निकालना है, तो 1 ही आएगा, बात खत्म। ठीक, लेकिन जब वेपर फेज के कॉम्पोजिशन की बात की जाती तो वो कहेगा अजीब आदमी हो, जब वो लिक्विड फेज में नहीं मिलते तो वेपर फेज में भी नहीं मिलेंगे, और अगर वेपर फेज में नहीं मिलेंगे तो वाई वाई भी 1 होगा। अरे लल्लू हो क्या, वेपर तो मिलती है ना, वेपर तो मिक्स होती हैं, तो वेपर अगर मिक्स होंगी तो वाई वाई भी 1 थोड़ी ना होगा। इसका मतलब ये हुआ सर काई काई भी तो 1 ठीक है,
लेकिन वेपर फेस का कंपोजिशन 1 1 नहीं होगा सर। वेपर फेस का कंपोजिशन तो आपको निकालना पड़ेगा, और वेपर फेस के कंपोजिशन को निकालने के लिए किसको बुलाते हैं सर? अंकल आएंगे सर, डाल्टन्स लॉ सर, अंकल को बुलाना पड़ेगा। अंकल वेपर फेस का कंपोजिशन निकालेंगे जैसे पहले निकाला करते थे। यानी जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाया जाता है जो कि दोनों वॉलेटाइल है, तो लिक्विड फेस के अंदर काई काई भी 1 होगा, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर पीए नॉट पीबी नॉट से निकाला जाएगा, ठीक। लेकिन वेपर फेस का कंपोजिशन सर वो 1 नहीं होगा, क्योंकि वेपर्स चाहे जैसी भी हो सर वो तो फुस करके मिलती ही हैं, और अगर वो मिलती हैं तो ऐसे में वाई वाई बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सर अब अंकल को बुलाकर सॉरी साहब को बुलाकर वाई की वैल्यू निकाली जाए। तो साहब क्या बोलते हैं? साहब बोलते हैं वाई इज इक्वल टू क्या था? ए का कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन। इस वेपर्स में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? पीए नॉट, और टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है? पीटी। इसका मतलब ये हुआ वाई की वैल्यू आ जाएगी पीए नॉट अपॉन पीटी। क्लियर है? और पीटी किसके बराबर है? पीए नॉट प्लस पीबी नॉट। अगर वाई बी निकालना हो तो वाई बी की वैल्यू आ जाएगी पीबी नॉट अपॉन पीटी। क्लियर है? व्हाट इज वाई ए वाई बी? सब बिल्कुल लाइन से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। वाई ए वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। समझो बात को, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, समझना सब लोग। वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, वाई ए वाई बी। चलिए सर और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वाई ए वाई बी को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा सर? अगर आप वाई ए वाई बी को ऐसी, अब तो सिर्फ कुछ कुछ ऐसे खेल रहे हैं। अगर आप वाई ए वाई बी को आपस में डिवाइड कर देंगे तो सर ये पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट आ जाएगा। बिल्कुल सही है, चलिए बहुत बढ़िया, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है। अच्छा सर अब वाई क्या है सर? वाई तो वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन है, तो क्या मैं वाई को मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे नहीं लिख सकते सर? वाई की जगह लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस एनबी, और वाई की जगह लिख सकते हैं, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। यानी वाई की जगह लिख दिया एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, एंड दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी पी नॉट। यहां से क्या खास बात आई सर? यहां से समझ में आया Na प्लस एनबी कैंसिल हो गया, और क्या बचा सर? अब मेरे पास बचा Na अपॉन एनबी इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। एक ये फॉर्मूला। लेकिन सर इसमें Na एनबी क्या है वो भी देखो, तुम्हारे बराबर में लिखता हूं मैं। Na एनबी क्या है भाई? सर Na एनबी वाई वाई बी से आए, और वाई वाई बी क्या थे? वेपर फेस के कंपोजिशन। इसका मतलब Na एनबी वेपर फेस के मोल्स है सर। यानी एन, और बिल्कुल ध्यान रखना इन बातों का, Na मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेस, वेपर फेस। एनबी क्या है भाई साहब? एनबी है मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेस। लिक्विड फेस से कोई मतलब ही नहीं है भाई। लिक्विड फेस का तो कॉम्पोजिशन ही बनवाना है, तो लिक्विड फेस से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जो मिल रहा है आप सब वेपर फेस के लिए मिल रहा है। यानी एनएनबी की वैल्यू अगर चाहिए आपको, एनएनबी का रेशो चाहिए, तो वो पी नॉट अपॉन पीबी नॉट से निकाला जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं मोल्स को वेट के टर्म्स में लिख सकता हूं? नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, है ना? तुम में बहुत सारों की बैंड बच जाएगी। खैर हम लिख के देखते हैं। तो अगर मैं मोल्स को वेट के टर्म्स में लिखता हूं तो क्या आएगा सर? मोल्स को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय, नीचे अगर बी के मोल्स चाहिए तो बी का वेट अपॉन मोलर मास, एंड दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट। यहां से अगर मैं डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी सर? डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी की वैल्यू आएगी पी ए नॉट एम ए अपॉन पीबी नॉट एम बी अपॉन पीबी नॉट एम बी। व्हाट इज डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी? डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है
सर डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी वो निकाले गए हैं इनके मोल से, और ये मोल्स कौन से थे सर? जो वेपर फेज में थे। इसके लिए डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है सर? वेपर फेज में ए और बी का वेट। यानी यहां पर फिर मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ ए इन वेपर फेज एंड डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इन वेपर फेज। क्लियर? यानी मुझे अल्टीमेटली ये चार बातें, तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी सर? सबसे पहले मैं चारों बातें यहां पर जो जो भी दो तीन बातें वो यहां मेंशन कर रहा हूं, जरा अपने आप समझना। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली बात क्या है सर? पहली बात है पीटी की जो वैल्यू होती है वो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट से निकाली जाती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है ए और बी के मोल फ्रैक्शंस का जो रेशो है वेपर फेज में वो पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट से निकाला जाता है। ए और बी के मोल्स का जो रेशो है वो भी पीए नॉट बाय पीबी नॉट से निकाला जाता है। और ए और बी के जो वेट्स का रेशो है वो पीए नॉट एम ए अपॉन पीबी नॉट एम बी से निकाला जाता है। इतनी बातें जो है आपको इस इम्मिसिबल सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा इस सिस्टम के बारे में ना कुछ होता है ना कुछ पूछा जा सकता है। समझिए बात को। जेई ने इम्मिसिबल, फिर वही है, तुम में से जैसे एक आध बैच के बच्चे कहते हैं सर जो नहीं पूछा क्या वो क्यों बताते हो? जो पूछा गया वही बता दिया करो। तो फिर मैं उनसे ये पूछता हूं, ये कहता हूं कि प्लीज तुम ही मुझे बता दो कि मुझे क्या क्या बताना है, क्योंकि तुम लोग ज्यादा समझदार हो। तुम लोग ज्यादा समझदार हो, तुम लोगों को ये बातें ज्यादा समझ में आती हैं कि भाई क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है, क्या पूछ सकता है, वगैरह वगैरह। तो तुम हमें बता दिया करो क्या क्या बताना है, हम वही बता दिया करेंगे। जबकि ऐसा है नहीं। इस बार के भी एडवांस के पेपर को तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने पेपर नया बनाया है, उसमें भी 50% 60% बातें सारी पुरानी हैं। और वो सारी बातें अगर एक अच्छे एडवांस लेवल पर टीचर करा रहा है तो वो सारी बातें वो क्लास में बताना चाहिए, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ 20, 25, 30% सवाल जो है वो नए से लगते हैं। वो नए से जो लगने वाले सवाल हैं ये वो है जो क्लास में कराए गए थे। आप समझ रहे हैं? तो आप क्लास के एग्जैक्ट नोट्स उठाकर देख सकते हैं कि उसमें से बहुत सारी बातें, हाँ ये जरूर है कि सर अब आप डेटा मैच करेंगे या फिर एग्जैक्टली सवाल ना, ऐसा नहीं। जैसे गैसियस स्टेट का सवाल आया, उसने क्यूबिक इक्वेशन को लेकर सवाल बनाया, फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, सब क्लास में भर भर के कराया गया था। सॉलिड स्टेट का सवाल आया, भर भर के कराया जाता है। काइनेटिक्स का सवाल आया, क्लास में कराया जाता है। सॉल्यूशंस का सवाल आया, अभी तुम देख लेना, तुम्हें अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर वो तो आने के बाद आपने कराया, सर वो तो एग्जाम में आया है उसके बाद आपने हमें बताया ना। तुमने जिन लोगों ने इजी नोट ले रखी होगी हमारी किताब, उसमें वो सोल्यूशन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पोर्शन खोल के देखेंगे तो उसमें एच रो जी एंड सीआरटी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के दो फॉर्म्स लिखे हैं मैंने, बाकायदा वही डायग्राम बनाया है जो इस बार जो है जेई ने हमसे पूछा गया। सर इजी नोट्स तो आपने एडवांस पेपर से काफी पहले ही निकाल ली थी। हाँ बिल्कुल निकाल ली थी, तो कैसे आ गया वो? तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जो आ रहा है वो तो करना ही है ना, और वो तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। जो आ सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर यूनिक टॉपिक जो इम्मिसिबल सिस्टम पर हमसे सवाल पूछ सकता। सर अब ये बताइए सवाल क्या पूछ सकता है? तो देखो मैंने वो चार बातें लिख दी, मेरे ख्याल से तुम सब पढ़े लिखे हो सर। ये न्यूमेरिकल्स, सर इन न्यूमेरिकल्स पर हमसे सवाल पूछ सकता है, इन बातों पर हमसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। सर थ्योरेटिकली और क्या मजबूती आनी चाहिए? तो मैं इस पॉइंट में एक थ्योरेटिकल डिस्कशन और ऐड करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या? मैं इसके अंदर ये ऐड करने जा रहा हूं कि सर ये जो पर्पस है, ये जो खेल रहे हैं आप इम्मिसिबल सिस्टम का, सर इसका कुछ पर्पस है क्या? मतलब कुछ वजह है जो आपने इम्मिसिबल सिस्टम हमें पढ़ाया, कुछ खास बात है इसको पढ़ाने की? हाँ है खास बात, इसको बताने की खास बात है, खास बात इसको बताने की हमारे पास खास बात। क्या खास बात? सर खास बात यह है कि कुछ या ज्यादातर जो गंदे लिक्विड्स होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती, उनको प्योरीफाई करने का क्या तरीका होता होगा सर? जो गंदे लिक्विड्स हैं, जो इम्प्योर लिक्विड्स हैं, उसको प्योरीफाई करने का क्या तरीका होता होगा?
मैंने कहा भैया ऐसा तो मुझे नहीं, हमने कौन सा लिक्विड को प्योरीफाई कर रखा है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमें क्या पता। लेकिन ये कि हमने ये सुना है कि आग वाग लगा देते हैं तो जो गंदगी होती है वो नीचे रह जाती है, पानी उड़ जाता है, उड़े हुए आदमी को कंडेंस कर लिया जाता है, प्योरिटी आ जाती है। क्या मतलब हुआ सर? हमने सुना है कि कुछ एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन करके प्रोसेस होते हैं जिसमें जब आप आग लगाते हैं तो जो गंदगी है वो वहीं रह जाती और जो प्योर प्योर लिक्विड है वो इवापोरेट करने लगता है, और इस इवापोरेटेड लिक्विड को मैं यहां जाके जमा देता हूं तो गंदगी वहां रह जाती, साफ आदमी यहां आ जाता है। हाँ सर हमने सुना तो है सर, ऐसे ये तो बड़ा सिंपल सा, दिस इज सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस सर, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं। सुना है सर, सुना है, हमने सुना है सर, हमने किया नहीं है लेकिन सुना है सर। हाँ तो ये जो प्रोसेस है ये एक सिंपल प्रोसेस है जो जनरली गंदे लिक्विड्स के प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आग लगा दीजिए, गंदगी वहीं छूट जाएगी, और जो साफ आदमी है वो उड़ेगा, उसको उड़ के जमा लेना, खत्म करना बात को। उड़े हुए आदमी को जब जमाओगे तो यहां आपको प्योर, समझना बात को, और वो गंदा साफ हो गया, साफ हो गया। तो सर बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, जनरली अगर मैं किसी ऑर्गेनिक लिक्विड्स की प्योरिटी में इस प्रोसेस को इस्तेमाल करूं तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, जनरली कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं सर, 300 डिग्री, 350 डिग्री, 250 डिग्री, 400 डिग्री। सर इतने हाई डिग्री बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने पर तभी तो वो उड़ेंगे ना सर, तो गंदगी नीचे रह जाएगी और वो उड़कर बुड़ 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 करके बाहर निकल आएंगे सर। बिल्कुल सही सर, इतने हाई टेम्परेचर तक सर, बहुत हाई टेम्परेचर है सर। अब तो तुम्हें कौन सी आग लगानी बे, तुम्हें तो कॉपी पे लिखना है ना, 400 डिग्री पे आग लगा दी, खत्म करिए बात को, तुम्हें थोड़ा आग लगानी है। और वैसे भी सर हमें क्या सोचना है सर, भट्टी में डाल देंगे ऐसे तैसे उड़ जाएगा, खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं, नहीं सर ये बात तो ठीक है, पहली बात तो सर आप ऐसी मजाक कर रहे हैं, ऐसी बकवास कर रहे हैं कि आग लगा देंगे और ये कर देंगे, कॉपी पे लिख देंगे। सर दिक्कत तो होती होगी ना सर, हम तो एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं ना सर, कि प्योरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकली ये काम करते हैं। तो किसी ऐसे लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है उसको भी तो साफ करने में सर मुश्किल होती होगी ना सर। 400 डिग्री पर सर भट्टी के अंदर लेके बैठे, कोई आसान काम थोड़ी ना सर। हमने कहा, कह रहा सर मैं आपको एक और तकलीफ बताऊं। मैंने कहा बताइए सर। इतने हाई टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले बहुत सारे लिक्विड तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सर, उससे पहले ही वो डिकंपोज करने लगते हैं सर, टूटने लगते हैं। हमने कहा ये ज्यादा दर्द है। एक आदमी ये कह रहा है कि मुझे प्योरीफाई अगर आपको करना है तो मुझे बॉयल करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है? उसने कहा मेरा बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है, चलो कोई नहीं करते हैं। तो मैंने 300 डिग्री पे भट्टी में डाल दिया उसको। अब जब मैंने उसको भट्टी में डाला तो पता ये चला 300 पर पहुंचने से पहले, जब तक 300 नहीं पहुंचेगा वो बॉयल नहीं करेगा, 300 पर पहुंचने से पहले ही साहब जो है वो डिकंपोज करने लगे, टूटने लगे। हमने कहा लो, जिसको प्योरीफाई करना है वो तो टूट रहा है, तो फिर प्योरीफाई किसको करेंगे? हमने कहा ये बड़ी मुसीबत है। एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हमने चलो किसी तरह से मैनेज कर लिया, चूल्हे चाले पे रख के जो उसको जला दिया, चलिए बहुत बढ़िया किया, लेकिन उससे पहले वो टूट रहा है। अरे तो जब तक तुम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचोगे नहीं, तुम उबलोगे नहीं, उबलोगे नहीं तो उड़ोगे नहीं, उड़ोगे नहीं तो जमोगे नहीं, तो तुम्हें साफ कैसे करेंगे? और हम जब उतने पर पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले तुम टूट जाते हो। अरे तो जब तुम टूट ही जाओगे तो साफ किसको करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? ये दर्द है कुछ लिक्विड्स के साथ, और जनरली ये दर्द ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ देखने को मिलता है। जनरली ये दर्द जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ देखने को मिलता है। तो हमने कहा यार ये यार बड़ी मुसीबत है यार, तुम पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो भाई। हमने सुना था तुम केमिस्ट्री पढ़ाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें गोट 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 गोट, और तुम पता नहीं यार चूल्हे चाले की बातें करो। चल क्या रहा भाई, ये क्या बताना चाह रहे हो? अब सुनो जरा हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरह के लिक्विड्स के प्योरिफिकेशन में ये तकलीफ हमारे सामने आती है, वो दर्द का जो निवारण है वो ये मेथड करता है। हमने कहा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा सर, ये मेथड ये काम कैसे कर लेता है? सर कर लेता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये काम कर लेता है। कैसे कर लेता है मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग। जिस जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ ये दिक्कत होती है, ठीक, तो जिस लिक्विड को प्योरीफाई करना है उसके साथ दो दर्द हैं। पहला सर उसको एक तो भट्टी में रखना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा उतने हाई टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही वो डिकंपोज करना स्टार्ट कर देता है। तो सर ये तो दर्द है सर, ये तो सही नहीं हुआ सर, फिर तो प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता। करते हैं, देखो कैसे। जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ ये दिक्कत है, और पानी जो होता है मेरा वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स, जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ इमिसिबल होता है, मिक्स नहीं होता है। तो मैंने कहा तो जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है सर। सर भारी भारी लोग हैं सर, आप पानी जो है सर इन ब्रोमोबेंजीन के साथ मिक्स नहीं होता सर। तो हमने कहा फिर तो लिक्विड को कैसे प्योरीफाई करोगे? ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को कैसे लिक्विफाई करोगे, कैसे प्योरीफाई करोगे? कह रहा सर हम आपको बताते हैं, पानी डाल दीजिए सर इसके अंदर, पानी।
हमने कहा अच्छा इस बेंजीन वाला जो सिस्टम, जो भी हमारा इंप्योर लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड, उसमें तुमने पानी डाल दिया, कह रहा तो वो तो मिलेगा नहीं, कह रहा नहीं मिलेगा, तभी तो ये केस आएगा। अच्छा ठीक है सर, अब आप ये बताइए सर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैंने कहा पानी का तो 100 होता है यार, 1 एटीएम प्रेशर पर पानी का 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये जो आप जिन साहब को आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, इनका कितना है? हमने कहा अरे यही तो दर्द है, इसका तो 300 है। तो हमने कहा इसका 300, पानी का 100, ये बताओ ये जो दोनों लोग तुमने मिलाए हैं इसका कितना? हमने कहा मतलब, कह रहा ये जो दो लोगों को मिलाकर आपने ये जो चम्मच से हिलाया है, ये जो मिक्सचर तैयार किया है, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? अब तुम हैरान नहीं होगी सोच के, हैरान हो जाओगे तुम ये बात सोच के। सर एक का 300, पानी को मिलाया 100, मिलेगा नहीं, मिक्सचर है सर, चम्मच से हिला रखा है, समझ रहे बात को? सर इस हिले हुए सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर? ये जो एजिटेटेड सिस्टम है सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? इस एजिटेटेड सिस्टम का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, पानी से भी कम होगा, 100 से भी कम होगा। अब सोचो उस लिक्विड के प्योरिफिकेशन के बारे में। अरे सर अब तो दर्द ही दूर हो गया सर, वो 97 पे बॉयल करेगा सर, 97 पे। मैंने कहा सर वो पूरा सिस्टम जब 97 पे बॉयल करेगा तो ऐसे में सर पूरा सिस्टम जो प्योर है सर वो इवेपोरेट करने लगेगा। बिल्कुल सही है सर, जब वो इवेपोरेट करेगा तो उसको कंडेंस कर लेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन सर जब आप कंडेंस करेंगे तो उस कंडेंसेट के अंदर पानी भी आएगा सर, पानी भी तो उड़ रहा है और वो लिक्विड भी उड़ रहा है, लेकिन वो प्योर है सर, वो जो लिक्विड उड़ रहा है वो प्योर है, बिल्कुल सही है सर, वो लिक्विड जो उड़ रहा है दैट इज प्योर, गंदगी नीचे रह गई है। लेकिन सर जब पानी और वो लिक्विड यहां इकट्ठे होंगे तब क्या करेंगे? अरे तो वो दोनों जब इकट्ठे होंगे तो हिलाना, चम्मच से हिलाना बंद कर देना, तो क्या होगा सर? धीरे 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 जो हैवी है वो नीचे रह जाएगा और जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा, प्योर हो गया। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये जो एक मेथड है, ये मेथड ऐसा मेथड है जो उस तरह के इंप्योर लिक्विड्स को प्योरीफाई कर सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और उतने हाई टेंपरेचर पर पहुंचने से पहले ही वो डिकंपोज कर जाते हैं। सर इस तरह के लिक्विड्स का दर्द दूर करने के लिए आप ऐसे लिक्विड्स के अंदर एक ऐसा लिक्विड मिक्स करते हैं जो इमिसिबल होता है उस लिक्विड के साथ। फायदा ये होता है सर, अब जो ये सिस्टम है सर, इस सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। सर बस ये एक बात और समझा दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बात मैंने लिखी थी इस बात का कोई लॉजिक नहीं था, सारी कहानी इस बात से ही रिलेटेड है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, जरा ध्यान से देखना भाई। ये ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मेरे पास एक टेबल बनाता हूं मैं ऐसे समझाने के लिए। ये एक बर्तन टेबल है, इस टेबल में मैं जो लिख रहा हूं उसको जरा समझना। कैसे लिखेंगे, ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं टेम्परेचर, ये ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ठीक, अब जरा समझना जरा बात को। जो ए है, अगर मैं उसके वेपर प्रेशर की बात करूं, टेम्परेचर लेते हैं, मान लीजिए जैसे आपने दो लिक्विड्स हैं जिसमें एक लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ए, जिसको प्योरीफाई करना है ना, जिसको प्योरीफाई करना है, और जो मेरा लिक्विड बी है मान लेते हैं वो वाटर है जिसको हमने मिक्स किया है इस लिक्विड ए के अंदर। वाटर जो कि इमिसिबल है
इमिसिबल है ए के साथ, ये ए के साथ इमिसिबल। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होगा सर। एक टेंपरेचर लेते हैं सर, कोई भी टेंपरेचर लेते हैं, मान लीजिए हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। अब ये बताइए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, और ये भी बोल देते हैं जो लिक्विड ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ले लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुम्हें पता है जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आप ये बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब समझते हो ना, 100 डिग्री का मतलब होता है 100 डिग्री पर पानी का वेपर प्रेशर 1 एटीएम होगा, और 300 डिग्री का मतलब 300 डिग्री पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम होगा। बॉइलिंग कब होती है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। 50 डिग्री पर पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा, या पानी का वेपर प्रेशर बी, पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा सर, 50 डिग्री पर पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटीएम से कम ही होगा, क्योंकि पानी 50 डिग्री पर बॉयल नहीं करता है, तो इसका मतलब 50 डिग्री पर पानी का वेपर प्रेशर ऐसे मान लेते हैं 0.5 एटीएम है। ठीक है, अच्छा, और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा सर, लिक्विड का वेपर प्रेशर तो और भी कम होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 300 डिग्री है, यानी 300 डिग्री पर उसका जाके वेपर प्रेशर 1 एटीएम होगा, तो 50 डिग्री पर तो बहुत ही कम होगा, इसका मतलब 50 डिग्री पर मान लेते हैं 0.1 एटीएम। अब आप जब इन दोनों को मिला देंगे तो जो टोटल मिक्सचर तैयार होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, जब टोटल मिक्सचर तैयार होगा उसका वेपर प्रेशर PA नॉट प्लस PB नॉट से निकाला जाएगा, दैट इज 0.1 प्लस 0.6, दैट इज 0.6 एटीएम। क्लियर है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा सर, अब क्या ये ए सिस्टम, क्या ये पानी बॉयल कर रहा है, नहीं सर, दिस वेपर प्रेशर इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 एटीएम। क्या ये बॉयल कर रहा है, सवाल ही नहीं उठता। क्या इन दोनों का मिक्सचर बॉयल कर रहा है, नहीं सर, अभी भी नहीं बॉयल कर रहा है। तो मैंने टेंपरेचर इंक्रीज किया, मैंने 50 से बढ़ाकर 70 डिग्री कर दिया। जैसे ही 70 डिग्री करोगे इसका वेपर प्रेशर बढ़कर 0.2 हो जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर बढ़ के मान लीजिए 0.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.8 एटीएम। क्या पानी बॉयल करेगा, नहीं करेगा। क्या ये लिक्विड बॉयल करेगा, नहीं करेगा। क्या ये मिक्सचर बॉयल करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट 1 एटीएम। तब टेंपरेचर आपने बढ़ाकर और बढ़ा दिया। सर अब मैंने टेंपरेचर बढ़ा के 90 डिग्री कर दिया। जब टेंपरेचर 90 करेंगे तो ये बढ़कर 0.3 एटीएम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और ये बढ़कर 0.62 एटीएम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और सर इन दोनों के मिलने से ये 0.92 एटीएम हो जाएगा। क्या पानी उबल रहा है, नहीं। क्या ये लिक्विड उबल रहा है, नहीं। क्या ये मिक्सचर उबल रहा है, नहीं। अब क्या होगा सर, मैं टेंपरेचर और बढ़ाऊंगा। जब टेंपरेचर और बढ़ाएंगे तो आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेंगे। ये बढ़कर 0.31 एटीएम हो जाएगा, ये बढ़कर 0.65 एटीएम हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर 0.96 एटीएम हो जाएंगे। क्या पानी बॉयल कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये लिक्विड बॉयल कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये मिक्सचर बॉयल कर रहा है, नहीं कर रहा है। सर मैं टेंपरेचर और बढ़ाऊंगा और ये बढ़ाकर 98 डिग्री करूंगा, ये बढ़कर 0.32 एटीएम हो जाएगा, और ये बढ़कर 0.68 एटीएम हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर 1 एटीएम हो जाएंगे। क्या पानी बॉयल कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये लिक्विड बॉयल कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो मिक्सचर है सर, उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया है। तो सर ये मिक्सचर बॉयल कर रहा है। क्या समझे तुम सर, 98 डिग्री पर ना पानी बॉयल करता है ना ये लिक्विड बॉयल करता है, लेकिन ये मिक्सचर बॉयल करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये मिक्सचर बॉयल करेगा सर, यानी कहने का मतलब ये हुआ मिक्सचर बॉइल्स एट 98 डिग्री। यानी वो कितना खूबसूरत मेथड है सर, कितना खूबसूरत प्रोसेस है सर। जो लिक्विड 300 पर उबला करता था सर, आप उसको 98 पर पानी के साथ उबाल रहे हैं सर। अब ये लिक्विड भी उड़ेगा, पानी भी उड़ेगा सर। कंडेंस कर लीजिएगा ले जाकर, और जब आप कंडेंस करेंगे तो लिक्विड और पानी, प्योर लिक्विड और पानी इकट्ठा हो जाएगा सर। और क्योंकि वो दोनों इमिसिबल है तो आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके प्योर लिक्विड प्राप्त कर लेंगे सर। ये एक जबरदस्त मेथड होगा उस तरह के लिक्विड्स को प्योरीफाई करने का जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और साथ ही साथ उतने हाई टेंपरेचर पर पहुंचने से पहले ही वो डिकंपोज कर जाते हैं। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? यानी ये एक खूबसूरत मेथड है जो ये बताता है कि आप इस तरह के लिक्विड्स का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन था आपके सामने जो करना चाह रहा था। मैथमेटिकल डिस्कशन वो हम कर चुके हैं सर। ये है वो 4 फॉर्मूले जिस पर सवाल पूछे जाएंगे, जो अगर अच्छे लेवल के सवाल की बात करें तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला है। weight of A in vapor phase divided by weight of B in vapor phase is equal to PA naught MA upon PB naught MB सर। ये सारे वेपर फेज की कहानी है, क्योंकि लिक्विड फेज में तो कुछ है ही नहीं सर। लिक्विड फेज में तो काई ए काई बी एन ए एन बी से कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि वो तो मिक्स ही नहीं होते। सारी कहानी वेपर फेज से लिंक है सर, और वेपर फेज से रिलेटेड
YAYB, NANB और WAWB, सर ये तीनों चीजें वेपर फेज की हैं सर। कोई भी सवाल वो हमसे पूछ सकता है सर। एक खूबसूरत सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए वो आपसे ये सवाल पूछे, तो कहने के लिए तो मैंने इसमें होमवर्क लिख दिया है, लेकिन मैं आपको हल्की सी हिंट यहां देना चाहता हूं। और जेई के एडवांस लेवल पर, या अगर मेंस का एक अच्छा लेवल की बात करें, मुश्किल लेवल की बात करें, तो सर ये एक खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को इमिसिबल सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो खोखली तैयारी के लोग सर कुछ नहीं कर पाते सर। ये सवाल एडवांस में अगले साल आएगा तो लोग फिर इमिसिबल सिस्टम को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सर इमिसिबल सिस्टम तो सर ये तो नया नहीं है यार, हमारे लिए नया नहीं है। सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, सालों से पढ़ाते चले आ रहे हैं बच्चों को, सालों से ये बात आते चले आ रहे हैं कि सर यही है वेपर प्रेशर का सीन। सर दो लोगों को मिलाइए, नहीं मिलेंगे तो इमिसिबल, फिर वेपर मिलेंगी, वेपर मिलेंगी तो वेपर का कॉम्पोजिशन निकलेगा सर, वेपर के कॉम्पोजिशन से वेपर के अंदर आने वाले वेट्स का रेशो निकलेगा सर। सेम सवाल है सर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 737 है सर। यानी टोटल अगर 737 है तो 737 में से अगर पानी का माइनस कर दिया जाए तो मुझे 30 टॉर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा जिसको मैं लेके आया था। दिस इज PA0। और P0 H2O कितना दे रखा था सर? P0 H2O 707 टॉर। क्लियर है? यानी आपको PA0 पता चल गया, PB0 पता चल गया। अब आपको जो खेलना खेल लीजिए सर। लीजिए हम खेल लेते हैं WA अपॉन WH2O, या ऐसा करते हैं WH2O को ऊपर रखते हैं, एक ही बात है। WH2O अपॉन WA इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी? P0 H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O, PA0 MA अपॉन PB0 MB। क्लियर है? अगर इसको H2O ले रहे हैं, इसको WA ले रहे हैं, तो PA0 MA अपॉन PB0 MB। सब कुछ सवाल में दे रखा है। 75% बाई वेट वाटर। कहां पर? किसके अंदर सर? डिस्टिलेट के अंदर। डिस्टिलेट कहां से आता है सर? जो वेपर बनती है उनको आपने कंडेंस किया, तो जो वेपर अभी आपने बनाई उनको कंडेंस करा तो पता चला 75% पानी था सर। यानी वेपर फेज में पानी का वेट 75, तो फिर दूसरे वाले लिक्विड का वेट 25। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से सर 75 अपॉन 25 इज इक्वल टू P0 H2O 707 इंटू मोलर मास ऑफ H2O 18 डिवाइडेड बाय PA0 सवाल में दे रखा है 30, जो आपने निकाला माइनस करके 30 इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट जो आपको निकालना था सर। इस पूरे खेल में सर सिर्फ सल्यूट का मोलर मास बच जाता है सर। ये मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से जब आप मोलर मास निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा सर? आसान सा कैलकुलेशन है सर, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गया आपका 3 और 3 से गया ये 6 सर, 6 से गया ये 5 और आंसर आ गया 707/5। तो दैट मींस MA इज इक्वल टू 707/5। कितना आ जाएगा? 141.4। सर ये हमारा आंसर आ जाएगा। एडवांस का सवाल होगा सर, कहने के लिए लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि भाई साहब ये तो बिल्कुल इमिसिबल सिस्टम का केस है। और इमिसिबल सिस्टम में जो डिस्टिलेट होता है, डिस्टिलेट कौन सा? जो वेपर बनती है, उन वेपर को जब आप जमाते हैं तो जो डिस्टिलेट तैयार होता है उसमें पानी अगर 75 है और दूसरा 25 है, तो इसका मतलब वेपर के अंदर पानी का वेट 75 रहा होगा और दूसरे वाले आदमी का वेट 25 रहा होगा, जिसको कंडेंस करके आपने देखा। क्लियर? तो इसका मतलब WA/WB की वैल्यू पता है सर। PA0 PB0 सब कुछ दे रखा है सर। MA MB में सर एक अननोन होगा, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको एक बार दोहरा के देखेंगे सब लोग, है ना? सब लोग इस केस को एक बार दोहराएंगे, बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो सब लोग समझो यार, आसान है यार, है ना? बहुत आसान है। और ये सब समझ लो, बात को लेवल वाली बात होती है। अब फिर वही है, अब तुमने क्या सोचा हमें नहीं पता, बट बेसिकली आप सारी चीजें एक एक करके सारी सीख लेंगे, फिर वो नीचे की चीजें ना बहुत आसान लगने लगती हैं। अब सोचो इसी के सीखने के बाद एकदम से एक सवाल आ गया कि दो मिसिबल सिस्टम है, PA0 दे रखा, PB0 दे रखा, ये दे रखा, वाई निकालो। तुमको कह रहे वही वाई वाला, वाई अपन 1 - वाई वाला, फिर वही सवाल, तो तुम्हें वो सवाल आसान लगने लगे। तो एक बार जैसे से आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हें पीछे की चीजें आसान लगने लगेंगी, तब जब आप आगे की चीजें भी सही से सीख रहे हैं और पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? तो शाबाश, बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। एक बार जरा जल्दी से चैट खोल लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। खूबसूरत फैसल सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराया था, आज समझ में आया, बहुत बढ़िया सर। आईआईटी दिल्ली और खड़गपुर में कौन सा जाना चाहिए? सर मेरे दोस्त का नाम रमानंद है, उसको एक बार लल्लू बोल दीजिए। पर हम इम्प्योर लिक्विड के सारे अमाउंट को प्योर नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही है सर, आपको देखता हूं तो गर्मी लगती। अच्छा सर, क्लास के क्वेश्चंस जो आप होमवर्क देते हो वो क्या इनफ है? हाँ वो इनफ है, लेकिन साथ में समझो बात को, इनफ सिर्फ तब है जब आप ये कह दे भाई साहब मेरा अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसी तैसी सर पेपर की, जो पूछना पूछ लेना, इनफ है, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर लगता नहीं सर कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ और, तो फिर थोड़े से सवाल और लगा लो, समझ लो। होमवर्क के सोल्यूशन दे देंगे बेटा, होमवर्क में आज कराए मैंने 5-6 सवाल, कल भी 2-4 सवाल और करा दूंगा सर, खुद ही कर दूंगा भाई। तुम लोगों को तो होमवर्क के भी सोल्यूशन चाहिए होते हैं सारे, है ना, तो आदत ही खराब है। गुड आफ्टरनून गुरुजी, गुड आफ्टरनून सर। ये तो आपने सॉल्व कर दिया, हम करते तो और मजा आता। हाँ बात तो सही है यार, डाल्टन तो साहब थे, आपने अंकल बोल दिया, गलती हो गई सर। हे कुमार नाम का क्या मतलब? अब यार हमें क्या पता, उसी ने रखा, उसी से पूछो। 141.1 आ रहा है, बिल्कुल सही। आपकी शादी हो गई, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, एंजॉयड सर। मैथ्स की क्लास अप्रॉक्सीमेटली 2 और 40 मिनट हो जाती है, हम सुबह से क्लास कर लेते हैं, एंड कर दीजिए जिससे कि हमको ब्रेक मिल जाए। अनुष्का कह रही है, लीजिए अनुष्का, हमने ब्रेक कर दिया। मैथ्स की क्लास 2 घंटा 40 मिनट की हो जाती है, वहां दिक्कत नहीं है। हमारी क्लास गलती से भी 1 घंटा 40 की हो जाती है, तो दिक्कत होती है इसमें। बहुत बढ़िया, सही। चलिए खैर, तो ये आज इतना ही करते हैं, है ना। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तो सब लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, कायदे से पढ़ेंगे। कल आइडियल नॉन आइडियल सिस्टम बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल की क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे, मजा आएगा। ठीक, तो कल हम आइडियल नॉन आइडियल सिस्टम को पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, हर आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में कम से कम 10-10 8-8 एग्जाम्पल्स लेंगे, और अच्छी तरह से सीखेंगे कि इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोला गया, इसको नेगेटिव डेविएशन क्यों बोला गया, समझेंगे डिटेल में। ठीक है ना, तो कल इस बारे में बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, बाय बाय।